ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। तो बहुत ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो स्कीम है ये स्कीम नहीं स्कैम है। हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, ध्रुव राठी की मैं बात कर रहा हूँ। हर चीज फैक्ट दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है, ये आंकड़े भी झूठे हैं क्या? जहाँ बीजेपी की सरकार है, वैकेंसीज पड़ी हैं लेकिन भर्तियां हो नहीं रही हैं। केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी, ये छोड़ना पड़ेगा। दो चीजें बहुत ज्यादा हम मानते हैं कि जय जवान जय किसान, पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मर जवान मर किसान। यानी अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, सिर्फ वोटें पाने के लिए ये काम हो रहे हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम। It's election season in India. पर कांग्रेस ने पूरे देश को और देश की सत्ता को अपनी पारिवारिक जागीर समझकर रखा। क्या ये सच में पप्पू हैं? मैं पप्पू हूँ। साइड से आलू घुसेगा, साइड से सोना निकलेगा। राहुल गांधी थाईलैंड ज्यादा गए हैं, अमेरिका ज्यादा गए हैं, हाँ। अमेठी कम गए। कोई भी मेरे साथ लड़ाई करना चाहता हो तो आके मैं तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मास्टर जी की बैठक में। और आज मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 7 साल पहले 2017 में पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में स्टेज से एक बात कही थी कि आज एक शहजाद ने शहजादे को चुनौती दी है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वही शहजाद हैं जिन्होंने इस देश के कहे जाने वाले शहजादे को खुले में चुनौती दी है, और उनसे हम आज रूबरू होने वाले हैं, पूछने वाले हैं सभी चीज़ें। तो मिलते हैं आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी से। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके YouTube चैनल को नियमित फॉलो करता हूँ। थैंक यू। और मैं आपको शुरू करने से पहले मास्टर को वैसे थोड़ा मस्का लगाना चाहिए पर मैं आपको जेन्युइनली कहूँगा कि जो आपने ये प्रयास शुरू किया है, इससे आपने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। आपने नए भारत का आत्मविश्वास कैसे हो सकता है उसको प्रतिबिंबित किया है। और इसीलिए बाकी और किसी के पॉडकास्ट में जाऊं ना जाऊं, आपके पॉडकास्ट पे और आपके दर्शकों से मिलने के लिए मैं ज़रूर आया। थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर। मेरा प्लेजर है। हाँ जी। तो सर सबसे पहला सवाल है, मैंने आपकी बहुत डिबेट्स देखी हैं और मैंने ये पाया है कि मोस्टली डिबेट्स में, जैसे आज भी आप आए हैं तो लग रहा है कि एक ये डिबेट ही होगी। हाँ। तो आप फैक्ट्स के साथ हमेशा बात करते हैं, हर आप फैक्ट को अच्छे से बैकअप रखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। तो इसके लिए आप कितना पढ़ते हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ती है आपको उन चीज़ों की? मैं इसको इस प्रकार से देखता ही नहीं, मैं सतत ही इसमें रहता हूँ। और जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो आपका पैशन होता है, आप उसके लिए अलग समय नहीं निकालते, आप हमेशा उसमें लगे रहते हैं। मान लीजिए कि आपको सिखाना अच्छा लगता है, आपको पॉडकास्टिंग अच्छी लगती है, तो 24 घंटा आपके दिमाग में चलता ही रहेगा कि मैं किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप शायद देखेंगे भी कि कैसे नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, ऑडियंसेस को क्या नया पसंद आ रहा है, तो आप 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसने जिस प्रकार से लोगों के लिए काम किया है और उस काम को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है। और उसमें मेरी जो रुचि है कि मैं ये बातों को भी पहुंचाऊं ईमानदारी से और मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाऊं, तो ये मुझे पसंद है, इसलिए मैं लगातार इसमें लगा रहता हूं। ऐसा कोई अलग से समय नहीं होता है। आप मुझे रात के 3 बजे भी उठाकर बोलेंगे कि चलो भैया अपने को डिबेट करनी है कि गरीबों के लिए ज़्यादा काम किसने किया, मोदी ने 5 साल में किया, 10 साल में किया, या कांग्रेस ने 50 साल में किया, तो मैं आपको आंकड़ों के साथ डिबेट करने के लिए तैयार मिलूंगा। आपको वैसे दोनों ही पार्टियों का अंदर बाहर अब अच्छे से पता भी है। और दूसरा, मैं क्योंकि खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे ये कहीं पता चला था कि अगर आपको 5 मिनट बोलना पड़े तो उसके लिए आपको 50 मिनट पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा ये सवाल उठा था कि आपने बीजेपी को लेकर हर स्टेट को, हर सीएम को, हर एमपी को, आप कोई भी फैक्ट होता है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कल ही आपने अपनी बुकलेट से उस इंफॉर्मेशन को निकाला है। देखिए, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी भी कहीं पर बात करने से पहले तो मुझे लगता है कि अच्छे वक्ता वो होते हैं जो ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं। केवल बोलने से अच्छे वक्ता नहीं बनते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में आप वो सारी चीज़ें बोल देते हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो अच्छे वक्ता को पता है कि कितना बोलना है,
कितना नहीं बोलना है, और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सुनो और पढ़ो ज़्यादा। तो मैं इस प्रकार से तैयारी करता हूँ। ये बात सही है कि मैं 5 मिनट अगर टीवी पे बोलना चाहता हूँ तो उससे पहले 50 मिनट की पढ़ाई लिखाई करके जाता हूँ। और ऐसी कोई डिबेट नहीं है जहाँ पर मैं पढ़ लिख कर नहीं जाता। अगर मैं डिबेट के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं डिबेट मना कर दूंगा। मैं कहूँगा मेरे उस साथी को भेजो जो मुझसे ज़्यादा सक्षम या काबिल है, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी है मुझ पर। तो मैं केवल वहाँ पे एज ए शहजाद पूनावाला नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के एक दूत के रूप में जा रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो गलत हो या तथ्यों से परे हो। तो मैं पूरा पढ़कर जाता हूँ। और अब तो क्योंकि मुझे 2 साल तो हो चुके हैं पार्टी में, ऑफिशियली मैं 2 साल से पार्टी में हूँ, परंतु मैंने लगातार 7-8 सालों से जो काम देखा है नरेंद्र मोदी जी का, मुझे लगता है पूरे देश की जनता इससे प्रभावित है। तो मुझे लगता है कि उसको बयां करना बड़ा आसान भी होता है। नहीं, बिल्कुल। और आप जिस तरीके से बयां करते हैं, मैं सच कहूं तो मैंने शहजाद जी को बहुत टाइम पहले, मैं कहूं 7 या 8 साल पहले मैंने टीवी पर आपको देखा था बोलते हुए। और वो जो आपकी स्पीच थी, जो आपकी डिलीवर करने की जो शैली थी, मैं सच में बहुत प्रभावित हुआ। और कुछ महीने पहले जब मुझे आपसे मिलने एक दिन मेरा एक आपसे एक आइडिया है, आप एक दिन अच्छे अच्छे डिबेटर्स जो आपको लगते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको भी बुलाइए और उनसे भी चर्चा करवाइए कि डिबेट में कैसे तैयारी करके जाना है। क्योंकि आपकी जो मैं देखता हूँ इंग्लिश लवर्स, एक तो ये कॉन्सेप्ट इतना नायाब और कितना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि भारतीय भाषाओं पर तो ज़्यादा जोर होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी भाषाएं हैं, तो इस पर गर्व होना चाहिए हमें, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। परंतु इसके अलावा भी अंग्रेज़ी आज दुनिया में एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो कमर्शियल यूज़ उसका काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा वो व्यापक रूप से फैली हुई है, मार्केट की और कमर्शियल भाषा है। इसमें कई सारी डिबेट्स भी होती हैं और इसमें जो पत्रकारिता करते हैं उनका एक समय तक तो बहुत दबदबा भी रहता था। 2014 के बाद तो मुझे लगता है कि आप जैसे यूट्यूबर और ऐसे छोटे छोटे पत्रकारों को भी बहुत इन्फ्लुएंस मिला है। पर मुझे लगता है फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। तो इसके अंदर कैसे डिबेट होती है, कैसे एलिक्यूशन होता है, कैसे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, इसके ऊपर भी एक अच्छी चर्चा रखी जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं जो अपनी बात कह रहा था कि जब मैं अभी सर से मिला एक पीछे पार्टी में, कुछ ही महीने पहले की बात है, तो एकदम से मैं पहचान गया। मैंने कहा अरे शहजाद जी। तो मैं खुद इनके पास गया, मुझे लगा पता नहीं इतने सीनियर लीडर हैं, बात हो पाएंगी, लेकिन हमने बहुत अच्छी चर्चा की और दिल से मुझे खुशी हुई। वही मैंने आपको इन्वाइट किया था हाँ, फर्स्ट वो टाइम। कुछ दिन पहले हाँ की बात है, हम शायद हरदीप पुरी जी के यहाँ पर, हाँ हाँ जी, उनके घर पर शायद लोहड़ी की पार्टी, लोहड़ी हाँ की जी, सेलिब्रेशन। शुभकामनाएं और वहाँ पे सेलिब्रेशंस थी। तो उस समय पर हम मिले और मुझे लगता है कि मुझे भी बड़ा स्ट्राइक किया कि आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया है हाँ जी, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोग आपसे प्रेरणा लें। वैसे आप हमें बड़ा लीडर बना देते हैं, पर मुझे तो लगता है कि देश की असली ताकत आप जैसे लोग। थैंक यू। और नए भारत का 2014 के बाद जो हम लोगों ने एक नया चेहरा देखा, चाहे आप क्रिकेट में देखो, चाहे आप फिल्मों में देखो, ओटीटीज में देखो, या चाहे आप जैसे जो युवा यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भारत का नाम रोशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी और आप तो टीचर हैं, तो टीचर तो बहुत सारे लोगों के भविष्य को एक प्रकार से शिल्प करता है, उसको आकार देता है। तो आप हमारे नए भारत को बनाने वाले असली ताकत है। हाँ, तो थैंक यू सर जी। फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब हम शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग, आप शुरू में ही क्या, मतलब शुरुआत से पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइंड थे? मतलब आप नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। एक्चुअली मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल नहीं है। जो मेरा जन्म हुआ पुणे में हुआ और पुणे में कोई ऐसा खास राजनीति का वहाँ पे माहौल नहीं है। और वहाँ पे भी मेरा जो परिवार है बहुत साधारण सा परिवार, उसमें भी सभी लोग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा जुड़े रहे, पॉलिटिक्स से तो दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। और फिर मेरे फादर का बहुत ही कम एज में उनका देहांत हो गया था। उस समय पर मैं 5-6 साल का रहा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में। उसके बाद 7वीं-8वीं क्लास में ऐसा लग रहा था कि सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है।
सोशल स्पेस में करना है, मीडिया स्पेस में करना है, पॉलिटिकल स्पेस में करना है, ये क्लियर नहीं था। पर धीरे धीरे करके एक क्लैरिटी आने लगी, तो फिर उसके बाद हमने निर्णय किया कि भाई चलिए पढ़ाई लिखाई के बाद एक पॉलिटिकल स्पेस में कुछ शिरकत की जाए, थोड़ा प्रयास किया जाए, और फिर वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। और शुरुआती दिनों में मैं कांग्रेस के साथ था, NSUI के साथ था, यूथ कांग्रेस में था। वहाँ पर युवाओं के मुद्दे उठाना, स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के मुद्दे उठाना, यहाँ से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे करके दिल्ली आना जाना रहा, और फिर ऐसा घटनाक्रम हुआ 2017 में कि कांग्रेस छोड़नी भी पड़ी, क्योंकि जिस मानसिकता के साथ हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी कि भाई देश सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, तो देश सेवा तो दूर हो गई, वहाँ पे केवल परिवार की चाटुकारिता ही करनी थी, और ये स्वीकार्य नहीं था। और वहाँ पर काबिलियत या मेरिट की कोई जगह नहीं थी। जहाँ पे मेरिट की नहीं, परफॉर्मेंस की नहीं, केवल परिवार की जगह थी। तो जब एक प्रकार से 2017 में निश्चित हो गया कि राहुल गांधी की ताजपोशी होगी, राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, और बाकी कांग्रेस जो कह रही थी कि वो युवाओं को मौका देगी, डायनेस्टी हटाकर परफॉर्मेंस को मौका देगी, ये सारी चीज़ें जब बातें खोखली निकली, तब एक बगावत की मैंने। और उसके बाद जो फलस्वरूप उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया ये बगावत करने के लिए, ये इनका लोकतांत्रिक उनका स्वभाव था। तो उसके बाद फिर मुझे लगता है मैंने मीडिया ज्वाइन की, कई वर्षों तक मीडिया में रहा, और फिर 2021 में नवंबर में मैंने बीजेपी ज्वाइन की, जब मुझे आग्रह किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए काम किया जा सकता है। तो आपने कांग्रेस में कोई पोस्ट, कोई पोजीशन कभी होल्ड की थी? हाँ, कांग्रेस में तो मैं NSUI का उपाध्यक्ष था पुणे में। ओके। उसके अलावा मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस में भी लंबा काम किया, वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में था, वो भी प्रदेश की इकाई का। तो कम आयु में काफ़ी महत्वपूर्ण पद था वो। मेरी तो ट्रेनिंग राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए भी हुई थी। उसमें आप ही के अगल बगल से आने वाले रणदीप सुरजेवाला जी थे, अजय माकन जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, और उसमें पाया गया कि मैं बहुत प्रभावशाली और तर्कशील तरीके से अपनी बात रख सकता हूँ। पर क्योंकि मैं परिवार से नहीं था, तो मेरा नाम काट दिया गया, और जो परिवार के लोग थे अलग अलग, जो राहुल गांधी के पिता के दोस्त, उनके बच्चे थे, उनको मौका दिया गया। तब भी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। उसके बाद भी 3-4 साल था मैं कांग्रेस में। ऐसा नहीं था कि मेरे व्यक्तिगत हित या फायदे नहीं हुए तो मैंने कांग्रेस छोड़ी। पर जब कांग्रेस पार्टी में ये क्लैरिटी आ गई मुझे कि ना वो अपनी विचारधारा को लेकर उस गंभीर है, ना वो अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के लिए गंभीर है, तब मैंने सोचा कि अब कांग्रेस पार्टी को सुधरना तो है नहीं, और केवल राहुल गांधी को ही आगे करके चलते रहेंगे तो इससे तो पार्टी का भी नुकसान है और समूचे विपक्ष का नुकसान। और देखिए 7 साल बाद आज जो भी मैंने बातें रखी थी राहुल गांधी के विषय में कि उसके काबिलियत नहीं है, कि उनको केवल सरनेम के आधार पर आगे किया जा रहा है, मुझे लगता है मैं सारी इन बातों पर विंडिकेट हुआ हूँ। 7 साल पहले जब मैंने छोड़ी कांग्रेस या मुझे निकाला गया तो मुझे छोड़नी पड़ी, तब बहुत सारे लोग मुझे गालियां देते थे, ताने कसते थे, बोलते थे तुम गद्दार हो। आज वो लोग पटका डाल डाल के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हाँ, अभी रिसेंट तो मैं रिसेंट की बात नहीं करना चाहता, उससे क्या है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है समझदार को इशारा काफ़ी होता, उनको तो पता ही है, पर देर आए दुरुस्त है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि जो 7 साल पहले एक युवा उनसे कह रहा था, 50-50 साल के जो लोग हैं उनको वो बात 7 साल बाद समझी है, और वो उन्होंने कम से कम, चलिए देर आए दुरुस्त है, उन्होंने सही मार्ग पकड़ा है, तो ये अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते रहते हैं। तो एक ऐसी क्लिप लगा लीजिए या न्यूज़ लगा लीजिए कि 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो कहीं ना कहीं सुरेश कलमाड़ी जी के साथ आपका और जो आपके भाई हैं उनका नाम मतलब अखबारों में भी आया था, 2-3 दिन अखबार में आया था। हाँ, तो उन आरोपों के बारे में आप क्या 2010 की बात नहीं है, 2012 की बात है। हाँ। जब मैं आपको बताता हूँ, मैं यूपी चुनाव में मुझे कांग्रेस ने लगाया था। हाँ, उस दिन 2 बार लखनऊ के एडिशन में, पेपर का नाम नहीं लेना चाहता अब, उन्होंने फिर स्टोरी को रिट्रैक्ट कर दिया। 2 दिन लगातार वो खबरें चली कि
मेरा नाम हम्म, एक सीबीआई की जांच में है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। हम्म, और कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला हुआ था वो ऑब्वियसली 2010 में हुआ था जब हाँ। गेम्स हुए थे, और उसको लेकर मेरी सीबीआई की जांच हो रही है। और ऐसे सीबीआई की जांच में जिसका नाम है उसको कांग्रेस ने बनाया है यूपी का वॉर रूम देखने का इंचार्ज। Exactly. अब 2010 में तो मैं कॉलेज में था। अच्छा, हाँ, 2010 में मैं कॉलेज में था। आप कलमाड़ी जी के साथ नहीं, काम कॉलमाडी करते जी थे? के साथ कैसे रहूंगा भाई। मैं अच्छा। 2010 तक तो हाँ। मैं 2012 तक तो कॉलेज में पढ़ लिख रहा था। 2012 के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। बिना बेच के ये बात सीबीआई लेवल तक की मतलब लोगों बात ने कर दी, हाँ। पेपर में डाली गई, और हम्म। पेपर में डालकर फिर उसकी कटिंग जो है वो निकाल के राहुल गांधी को दिखाई गई। हाँ जी। और ये इसलिए किया गया क्योंकि उसी समय पर, क्योंकि मैं अच्छा बोल रहा था, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा था, पर मैंने ऑलरेडी एक बात कहनी शुरू कर दी थी कि पार्टी को अब तय करना होगा कि परिवार के हिसाब से चले या परफॉर्मेंस के हिसाब से चले। और ये बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने ये बाकायदा पूरी स्टोरी प्लांट करवा के मेरे खिलाफ, कोई एक रुपए का भी उसमें नहीं था तथ्य, उन्होंने ये प्लांट करवा के 2 दिन मेरे खिलाफ स्टोरी चलवाई। फिर राहुल गांधी को जाकर बताया, और फिर मेरा जो नंबर है स्पोक्स पर्सन बनने का वो कटवा दिया। इसमें पहले तो 2010 में तो मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो मेरे कोई ऑफिस बेरर होने का या कॉमनवेल्थ गेम्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कलमाड़ी टीम घोषित कर दिया। बताइए। और दूसरी बात, ये स्टोरी जिसने प्लांट की, वो स्टोरी प्लांट करने वाले उस समय पर मेरे साथ कांग्रेस में थे। ये कोई न्यूज़ की रिपोर्टिंग नहीं थी। अच्छा। ये स्टोरी दरअसल जो कांग्रेस के ही लोग थे जो मुझे काटने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति ने ये स्टोरी प्लांट की। फिर जब ये स्टोरी आई तो मैंने फिर इस पे कानूनी कार्रवाई की, तो उस संस्थान ने स्टोरी को हटाया। उस संस्थान ने बताया भी कि ये स्टोरी का ये सोर्स था। अच्छा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ये स्टोरी प्लांट की कांग्रेस में जब रहते हुए, वो आज मेरे साथ भाजपा में। पर चलिए, मुझे लगता है कि राजनीति में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कई बार राजनीति में ही नहीं, जिंदगी में भी आप देखते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एग्जैक्टली। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को पुल डाउन करने के लिए ज़्यादा उनका प्रयास होता है। मेरी ये सोच है कि भाई मैं किसी को नीचा करवाने के लिए अपना जो पूरा मेरी एनर्जी है उसको खर्च नहीं करता। मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए या अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अपना सारा ऊर्जा लगाता हूँ। तो वो मुझे खींचने के लिए और मैं ऊपर बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब देखे, भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है। वो भी साथ में है, वो नजरें नहीं मिला पाते हैं, पर मैं भी इसको ज़्यादा तूल नहीं देता ना। मैं इसका कुछ मलाल मनाता हूँ। जो भी हुआ ज़िंदगी में अच्छा हुआ। मैं तो मानता हूँ कि अच्छा हुआ, क्योंकि इसी से पता चल गया कि कांग्रेस में किस प्रकार का कल्चर चलता है। कि ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों के साथ है, ये युवाओं के साथ है, पर एक युवा मुस्लिम प्रवक्ता या एक युवा मुस्लिम काबिलियत भरा एक व्यक्ति आपके पार्टी में काम कर रहा था, क्योंकि उसने लिखा कि परिवार नहीं परफॉर्मेंस पे चले, तो आपने अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रचे। पार्टी ने पहले नाम कटवा दिया प्रवक्ता के पद से, स्टोरी प्लांट करवा दी मेरे खिलाफ। और तो और आपको ये भी बताऊं, क्या होता था उस समय पे कि डिबेट्स में अमूमन 4-5 पैनलिस्ट एक डिबेट में आते हैं, जिसमें कि एक कांग्रेस के पक्ष का, एक बीजेपी का, ये 2 मुख्य दल होते हैं, और फिर एक पक्ष होते हैं जो कांग्रेस की तरफ से थोड़ा सा लीनिंग होता है एनालिस्ट, एक बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा लीनिंग, ताकि 2 बैलेंस ऑपोजिट वो पॉइंट्स ऑफ व्यू भी हो, पर पार्टी के नहीं, पार्टी के इतर भी, पर राइट विंग या लेफ्ट विंग जिसको एक कह सकते हैं, विचारधारा के। और फिर एक 5वां कोई पत्रकार या कोई ऐसा। तो उसमें मुझे भी बुलाया जाता था। इसलिए बुलाया जाता था नॉट क्योंकि मैं कांग्रेस से हूँ, इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि कई मुद्दों पर मैं एक्टिव रहता था। तो मीडिया वालों को लगता था कि भाई किसी और को बुलाए जिसको जानकारी ना हो, इससे अच्छा कांग्रेस का ऑफिशियल है, बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, एक कांग्रेस के तरफ से बोलने वाले वॉइस को और एक भाजपा के बोलने वाले वॉइस को। राकेश सिन्हा आते थे उस समय पे, जो फिर राज्यसभा सांसद बने। संगीत रागी जो आज भी आते हैं वो आते थे, अलग अलग लोग आते थे। तो उसमें भी कांग्रेस ने ऑफिशियली फोन करके कि आप अगर शहजाद पूनावाला को बुलाओगे
तो हम आपकी चैनल को बॉयकॉट करेंगे, हम आपको ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन नहीं देंगे। तो अब चैनल, और उस समय तो उनकी सरकार 2013-14 में, हाँ, नहीं तो बोला। कौन इनसे पंगा लेगा। सही बात। तो कई चैनलों ने तो बुलाना बंद कर दिया, और ये वो चैनल जो अपने आप को लिबरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे कहने वाले बड़े बड़े जो पत्रकार है, अभी भी जो 9 बजे के शो करते हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने मुझे प्रतिबंधित किया। आज भी प्रयास करते हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनो तो कम प्रयास होते हैं, प्रयास तो आज भी भरसक करते हैं कि भाई कैसे इनको प्लेटफॉर्म ना दिया जाए। क्योंकि मैं जब बोलता हूं तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, लोग स्वीकारते हैं। आज तो हर कोई स्वीकार रहा है तो ये इनसे उनको तकलीफ होती है। तो उस समय पर रोहित सरदाना जी मुझे बुलाते थे, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ हर पॉडकास्ट में, और उनके अलावा भी बहुत सारे हमारे साथी थे जो मतलब अभी भी हैं, नवीन ANI से वो बाइट लेते थे, अलग अलग लोग चैनलों पे बुलाते थे, नाविका कुमार, राहुल शिवशंकर, ये अलग अलग प्रकार के हमें जर्नलिस्ट बुलाते थे। वो डरते नहीं थे, वो बोलते थे सामने कि आपके कांग्रेस के डराने से हमारा चैनल नहीं चलता, आपको भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो। सही बात। तो उनको फिर परेशान भी करते थे। अभी भी तो 14 जर्नलिस्ट की लिस्ट बनाकर बॉयकॉट में डाला है ना। हाँ। तो उसमें राहुल शिवशंकर, नाविका सबका नाम डाले, रोहित सरदाना जी रहते तो उनका नाम पहले डालते। तो इस प्रकार की हरकतें कांग्रेस ने की है, और एक यंग मुस्लिम लीडर के साथ वैसे बताएंगे कि हम मुस्लिमों के सपोर्ट करते सबसे बड़े वो है, हम नवा है, हैं। हम आपके लिए सोचते हैं। बाकी बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी, बीजेपी ने कभी मेरे खिलाफ फोन नहीं किया। सोचो मैं क्या क्या बोलता था 2012-13 में। हाँ जी। तो सार्वजनिक है, क्योंकि मैं था ही उस समय पे, कांग्रेस में था मैं, और बीजेपी के खिलाफ बोलता था मैं। तो कभी नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की राष्ट्रीय टीम ने कभी ये नहीं कहा कि इसको मत बुलाओ चैनलों पर। तो वो भी अगर चाहते तो चैनल में बोल सकते थे। तो इसमें डेमोक्रेटिक नेचर किसका, भाजपा का, मोदी जी का, या कांग्रेस का, दिखता है वो। ये बस देखने वाली बात है। तो दूसरी एक कड़ी में इसी से ही जोड़ता हूँ कि 2017 में आपने एक फोन रिकॉर्डिंग का, कॉल रिकॉर्डिंग का बम फोड़ा था, जो बड़ा वायरल हुआ था मनीष तिवारी जी के साथ। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये माना जा रहा था कि क्योंकि आपको एक हक नहीं दिया गया, राज्यसभा की सीट, या आपको अध्यक्ष पद के लिए लड़ने नहीं दिया गया, तो कुछ इस तरह की बातें थी कि दैट वाज द रीजन कि आप गुस्से में छोड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं था। जब क्या हुआ कि 2017 में राहुल गांधी जी का नाम घोषित किया गया कि ये अगले अध्यक्ष होंगे। हाँ जी। तो मैंने एक लेटर लिखा पार्टी को, राहुल गांधी जी को और बाकी लोगों को। मैंने लिखा कि देखिए, मैंने पिछले लेटर में तो लिखा था कि राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा को अलग रखो, लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चले, और परिवार नहीं परफॉर्मेंस को तरजीह दी जाए। आपने इसके उलट गुजरात के चुनाव के बीचों बीच आपने ये प्लान बनाया है कि आप राहुल गांधी की ताजपोशी करेंगे। मैंने कहा राहुल गांधी की ताजपोशी नहीं करिए। आज राहुल गांधी कहते हैं ना कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, मोदी के साथ डिबेट के लिए तैयार हूँ, मोदी जी डिबेट करे, मेरे साथ डिबेट करे, वो सब लेटर भी लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आइए राहुल जी, मैं एक साधारण कार्यकर्ता, आप इतने बड़े नेता, वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के थे तब, जनरल सेक्रेटरी, सांसद, सब कुछ आप, परिवार आपका इतना बड़ा, आइए डिबेट करते हैं जैसे अमेरिका में या कहीं और होता है। जो आप डिबेट आजकल वो चाह रहे हैं, आइए डिबेट करते हैं और देखते हैं कि किसमें ज्यादा काबिलियत है कि अध्यक्ष कौन बने पार्टी का। एक साधारण कार्यकर्ता बने, उसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, या आप जैसा कोई बने जिसने 30-40 चुनाव हरा दिए थे। फिर मैंने उनसे दूसरी बात ये कही कि आप ये जो चुनाव के नाम पर ताजपोशी करवा रहे हो, हमारे संविधान में, कांग्रेस के संविधान में क्या लिखा है चुनाव का? एक प्रक्रिया है कि डेलीगेट चुने जाएंगे। डेलीगेट जब चुने जाएंगे एक लोकतांत्रिक तरीके से, फिर वो डेलीगेट आकर अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे। आपने तो डेलीगेट ही नहीं चुने। डेलीगेट आपकी माता जी ने बनवा दिया स्टेट प्रेसिडेंट के साथ। मतलब मान लीजिए कि उस समय कोई स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा का, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, हुड्डा जी, तो हुड्डा जी को पूरा बोल दिया कि आप अपने स्टेट डेलीगेट बना दो, तो हुड्डा जी ने अपने बना लिए चेलों को। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जबकि प्रक्रिया ये थी कि भाई हुड्डा जी के नेतृत्व में वहां पे चुनाव हो, डेलीगेट चुने जाए अमुक नंबर, वो चुनाव जो होगा डेलीगेट्स का, वो चुने हुए डेलीगेट फिर अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे कि भाई इसको राहुल गांधी पसंद है या राहुल गांधी के सामने जो प्रत्याशी वो पसंद है।
ऐसी कहीं पर भी एक प्रक्रिया नहीं हुई 2017 में। तुरंत आप केवल डेलीगेट जो पहले से आपकी माताजी ने तय किए, तो माताजी के तय किए गए राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष और डेलीगेट किसको चुनाव में जिताएंगे? कॉमन सेंस है। राहुल को। हाँ, उन्हीं को। तो ये जो अभी ये ईवीएम हैकिंग की बात करते हैं ना, ये तो चुनाव हैक इन्होंने कांग्रेस में किए। अच्छा। आप देखिए जो भी आरोप मोदी पे लगाते हैं वो एक्चुअली उन्होंने किए है, इसलिए जोर जोर से झूठ बोलते हैं। उनकी सोच से उपजी। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, हिटलर के एक चेले थे, वो जो उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जिसको बोलते थे, उसने बोला था कि अगर किसी के ऊपर जो आप करते हो उसका दोष किसी और पर लगा दो। सबसे बेहतरीन तरीका काम करने का यही है कि जो आप करते हो ना उसका दोष किसी और पर डाल दो। तो ये हिटलर वाली फिलॉसफी है कि मैं चुनाव नहीं करने देता हूं, पर मैं दूसरों पे आरोप लगाऊंगा कि तुम चुनाव नहीं करने देते हो। मैं लोकतांत्रिक नहीं हूं, मैं मोदी पे आरोप लगाऊंगा तुम डिक्टेटर हो। मैं मुस्लिम विरोधी हूं, पर मैं मोदी पे आरोप लगाऊंगा तुम मुस्लिम विरोधी हो। तो ये हिटलर के एडवाइजर ने हिटलर को बोला था, और मेरा नाम स्लिप कर रहा है, हिटलर का जो प्रोपेगेंडा, गोबेल्स ने ये बोला था कि अक्यूज अदर्स ऑफ दैट व्हाट यू आर डूइंग योरसेल्फ। तो ये वही प्रक्रिया है। तो मैंने अपने अध्यक्ष बनने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था पार्टी में चुनाव होने चाहिए, ना कि ताजपोशी, और ऐसे चुनाव होने चाहिए संविधान के हिसाब से। तो वो पत्र मैंने जब लिखा तो वो इंटरनल लेटर था, ऐसा नहीं है मैंने सार्वजनिक किया। वो लेटर राहुल जी की टीम ने ही सार्वजनिक की, और जब राहुल जी की टीम ने सार्वजनिक की वो पब्लिक डोमेन में आ गया। उसके बाद कुछ कांग्रेस के लोगों ने, जो कांग्रेस छोड़कर चले गए दूसरी जगह राज्यसभा लेने, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पार्टी का सदस्य भी नहीं है। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, तो मैंने तो डॉक्यूमेंट, हमारी अपॉइंटमेंट लेटर, आपने सारी चीजें डाली मैंने पब्लिक डोमेन में। पर फिर उस समय पर सहयोग से मेरी बात मनीष तिवारी जी से हुई, जो मेरे काफी करीब थे, और वो कॉल, अब सहयोग से वो जो है, वो उस समय पर कॉल की रिकॉर्डिंग थी, फोन पे रिकॉर्डिंग वाला ऐप था, तो रिकॉर्ड थी। तो वो मुझे, जैसे वो कहते हैं ना कि क्योंकि 5 गांव भी नहीं छोड़े ना मेरे लिए, तो जब 5 गांव भी नहीं छोड़े तो मुझे और कोई और विकल्प नहीं बचा कि मैं केवल और केवल जो है, याचना नहीं सुनी गई तो मुझे रण करना पड़ा। तो ये मेरे स्वभाव में नहीं है ये, आज तक मैंने ऐसा किया नहीं है वापस। पर फिर उस समय पर मुझे वो कॉल रिकॉर्डिंग डालकर ये बताना पड़ा, साबित करना पड़ा कि ये आपके नेता भी मानते हैं कि ये कांग्रेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि एक पारिवारिक कंपनी है। और फिर उसके बाद जो घटनाक्रम हुई, उसके बाद मोदी जी ने इस विषय का उल्लेख किया। आज भी आप बताओ ना, कांग्रेस में चेंज क्या हुआ? कुछ चेंज हुआ है क्या? सेम चल रहा है अभी भी। अब केवल ये है कि इन्होंने ताजपोशी इस बार जब की तो अपने आप को पीछे रख के खड़गे जी को आगे कर दिया। भाई परसों तक वो गहलोत जी को बना रहे थे, गहलोत जी ने कर दी बगावत, बोले कि मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाला। ठीक, हाँ। तो तुरंत प्लान चेंज हो गया कि खड़गे जी को लाओ। उनके सामने बेचारे शशि थरूर को ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कि चुनाव हो रहा है। चुनाव नहीं हुआ, आपको भी पता है। हाँ। खड़गे जी के साथ सब थे। पहले तो चॉइस इनकी गहलोत जी थी, याद है आपको? अंडरस्टूड। कि गहलोत जी को कहा जा रहा था कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ो और यहाँ पे आ जाओ। भाई अगर ये चुनाव था तो गहलोत जी को क्यों बोला जा रहा था पद छोड़ने के लिए? चुनाव तो होने देते पहले, कि गहलोत जी जीत रहे हार रहे, पहले देख तो लेते। ये तो प्रेसिडेंटशिप की बात है। हमने तो प्रधानमंत्री जी को भी देखा है, मनमोहन सिंह जी को, कि वो उनको जब पीएम बनाया गया था तो उन्होंने जो भी अपना डिक्लेरेशन दिया था, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके फाड़ा था। लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ सबसे ज्यादा एक प्रकार से उसको भंग करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी जो आज लोकतंत्र की दुहाई देती है, अभी प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा, सबसे पहला जो संविधानिक अमेंडमेंट, ये संविधान के अमेंडमेंट की बात आजकल बड़ी चल रही है। हाँ। सबसे पहला संविधान का अमेंडमेंट जो लाया गया नेहरू जी द्वारा, वो बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया। अच्छा। मजरूह सुल्तानपुरी का नाम सुना है आपने? हाँ जी। बड़े लिरिक्स राइटर। हाँ। इन्होंने एक बार नेहरू जी को हिटलर बोल दिया, उनको 2 साल की जेल हुई। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे पहले जो चुनी हुई वामपंथी सरकार थी वो भारत में थी, नंबूद्रिपाद की, केरल में। ये आजकल ये वामपंथियों के साथ दोस्ती करे बैठे ना। सबसे पहले 356 का, मतलब राज्य सरकार डिसमिस करने का जो पावर है, हाँ। नेहरू जी ने उनकी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए किया। ओके।
और जो 115 बार जो ये 356 का इस्तेमाल हुआ है, ये आर्टिकल 356 की स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस करो, इसमें से 90% 90 टाइम्स जो है कांग्रेस ने किया है, उसमें भी 50 टाइम तो इंदिरा जी ने स्वयं किया है। एक सरकार तो इसलिए हमारी 7-8 सरकार इसलिए डिसमिस की गई इंदिरा जी द्वारा क्योंकि चुनाव हुए, चुनाव में इंदिरा जी जीती, तो उन्होंने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि केंद्र में क्योंकि हमारी सरकार चुन के आ गई तो राज्य की सरकार का जो है वो विश्वास खो चुका है और ये सरकारें बर्खास्त होनी चाहिए। जब अयोध्या में ये बाबरी का विवादित ढांचा गिरा 90 तो उसके बाद चलो उत्तर प्रदेश की सरकार पर आपने कार्रवाई करवाई, वो तो समझ में आता है, चलिए वहाँ पे आपने जो भी तर्क अपनाया, और उसके साथ साथ बीजेपी की राजस्थान और बाकी सरकार को भी डिसमिस किया गया 356 इस्तेमाल करके। तो जनता भूल चुकी ये लोकतंत्र समझाएंगे हमको। लोकतंत्र का गला घोटने का काम ऐसे भी किया गया भाई साहब कि 75 में जब इमरजेंसी डाली गई तो आपको याद होगा कि समूचे विपक्ष को जेल में डाला। आज जो लोग कहते हैं ना लोकतंत्र मर चुका है, ये केजरीवाल घूम रहे हैं यहाँ पे प्रचार करते हुए, उनको क्या दिया गया है, स्पेशल परमिशन के प्रचार के लिए परमिशन लेकर भागो, परमिशन दी है और प्रचार कर रहे, परमिशन फॉर प्रचार। ऐसा किसी और को मिला है मुझे याद नहीं आता, चलिए वो सुप्रीम कोर्ट का विवेक है। ये स्पेशल परमिशन जिसको मिली है प्रचार के लिए, आज कहते हैं लोकतंत्र मर चुका है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को उस समय पर इमरजेंसी के कालखंड में जेल में डाला गया था और उनकी माताजी का देहांत हुआ। उस 21-22 वर्ष के राजनाथ सिंह को 2 दिन की मोहलत नहीं मिली कि वो अपनी मदर की अंतिम संस्कार के लिए वो जा सके और अपना पुत्र धर्म निभा सके। लालू जी ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? मीसा। मीसा का मतलब क्या है पता है? मीसा अंग्रेजी शब्द है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा एक्ट लगाकर इंदिरा जी लालू जी को, और लालू जी जैसे जो हमारे समाजवादी सारे बड़े नेता थे जेपी के आंदोलन में, उन सबको जेल में डालने का काम किया गया। अच्छा। उसमें ऐसा प्रावधान था कि आपको जेल में यदि डाला जाए तो आप अपील भी नहीं कर सकते हो कोर्ट में अपील करने का अधिकार ले लिया गया था इस मीसा कानून से। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा ताकि उनको हमेशा याद रहे कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। आज मीसा को लेकर इंदिरा के पोते के साथ चुनाव लड़ रहे हैं लोकतंत्र बचाने का। वही मैं कहने ही वाला था कि अब उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हो जिनका नाम एक याद के तौर पे, बुरी याद के तौर पे आपने रखा। ये क्या है, हमारी जो अभी न्यू जनरेशन है, जेन जी, जो आपका काफी आपके दर्शक होंगे इसमें, इनकी एज शायद 18 होगी, तो ये तो बेचारे 2014 में 8 साल के बच्चे थे जो आज 18-19 हुए हैं। वो 2004 में, बिल्कुल 2014 में ये तो 8-9 साल के थे, और इससे पहले का तो उनको पता भी नहीं होगा, सब मीडिया से या जो भी थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते हैं। तो ये तथ्य जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। और मेरे लिए भी बड़ा नया एक फैक्ट था जो मीसा नाम का आप देख लीजिए कि अब ये मीडिया की भी बात करते हैं, उस समय पर मीडिया पर टोटल अंकुश लगाया गया, और केवल नेहरू जी और इंदिरा जी नहीं, तो कई किताबें बैन करना, सारी चीजें की उन्होंने। राजीव जी ने 2 ऐसे कानून बनाए थे मीडिया के लिए, एक डेफेमेशन का कानून बनाया था और एक प्रेस बिल बिहार का। ये ऐसे कानून थे कि अगर ये लागू हो जाते, प्रेस बिल अगर लागू हो जाता, पोस्ट ऑफिस बिल लागू हो जाता, तो उसमें ये प्रावधान था कि जो भी, क्योंकि उस समय तो पोस्ट था, कि सरकार के पास जो भी पोस्ट आपका आ रहा है वो पढ़ने का अधिकार था भाई। अच्छा। चाहे आप आतंकवादी, नॉर्मल, जो भी, ये प्रावधान था उनके पास। प्राइवेसी का कोई नहीं। ये डेमोक्रेसी और प्राइवेसी का जो ढिंडोरा पीटते, इन्होंने ऐसे कानून लाए और ये कानून पारित हुआ। पर उस समय मतलब मैं कहूंगा कि ये बड़ी बात हो गई कि ज्ञानी ज़ैल सिंह जो प्रेसिडेंट थे, कानून जब पारित होता है लोकसभा से और राज्यसभा से, तो वो हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो हस्ताक्षर करके प्रेसिडेंट को लौटाना पड़ता है। पर ये कहीं पर लिखा नहीं है संविधान में कि अगर राष्ट्रपति लौटा ही नहीं तो क्या हो, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो अपनाया एक ही बार और इस बिल के लिए, ग्रेट, ताकि ये लागू ना हो सके। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने बचाया हमको। और इसी प्रकार का
मीडिया को कर, और आज भी तो देखे ना, सत्ता में जब नहीं है तो 14 पत्रकारों को बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। ये अजीब लगा थोड़ा सुन अब के। बताइए, सत्ता में बैठी पार्टी ऐसा नहीं करती, क्योंकि हम अपने आप को सत्ता में नहीं मानते, हम अपने आप को सेवा में मानते हैं। और जो विपक्ष में है वो उनका गैर लोकतांत्रिक चरित्र देखे। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग मोदी जी के खिलाफ, इसलिए मोदी वर्सेस संविधान है। हाँ, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस। बंगाल में कहते हैं दीदी संविधान को खत्म कर रही है, केरल में कहते हैं लेफ्ट वाले खत्म कर रहे हैं, दिल्ली में आके सब एक होके बोलते हैं हम संविधान बचा रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है, और ये उनकी हिपोक्रेसी को भी दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से इनके लिए संविधान बचाओ एक बहाना है। दरअसल अपने अपने परिवार और अपने अपने करप्शन को बचाने के लिए ये इन्होंने हिजाब ढाल रखा है। तो एक ये नेपोटिज्म जो है, ये टर्म हम बहुत बार सुनते हैं। अभी पीछे बॉलीवुड में भी बहुत हंगामा हुआ था इसको लेके, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पॉलिटिक्स में तो ये बिल्कुल जड़ों तक बसी हुई है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म और डायनेस्टी पूरे भारत में इस बीमारी की जननी कांग्रेस है। ओके। मैं नहीं मानता कि इसके लिए और किसी को भी दोष दिया जा सकता है। एक चीज ये है कि हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में अक्सर ये मानसिकता होती है कि भाई हम कुछ कमाते हैं तो अपने परिवारजनों को आगे देते हैं, वो एक अलग विषय है, एक माहौल भी बन जाता है। वो एक अलग विषय है। मैं अपनी प्राइवेट संपत्ति जो मैंने कमाई है, मैं अपने जाने के बाद अपने परिवार के सदस्य को सौंपूं, वो एक प्राइवेट अफेयर है एक परिवार का। उसको हम कह सकते हैं कि कोई भी आदमी जो इकट्ठा करता है, चाहे वो धन हो चाहे वो संपत्ति, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। 99% यही सोच रख के करते हैं। पर कांग्रेस ने पूरे देश को और देश की सत्ता को अपनी पारिवारिक जागीर समझ के रखा, प्राइवेट संपत्ति समझ के रखा। Exactly. और उसके लिए ये सोच है कि भाई नेहरू जी के बाद इंदिरा प्रधानमंत्री पद पर, इंदिरा के बाद राजीव प्रधानमंत्री पद पर, इसमें प्रणब मुखर्जी भी थे पर प्रणब का चांस नहीं आएगा, राजीव ही बैठेंगे। राजीव के बाद सोनिया पर, क्योंकि सोनिया जी के नाम पे एक अलग बवाल शुरू हो गया, तो सोनिया जी ने बोला कि मैं उस व्यक्ति को बिठा दूंगी जो मेरे लिए कन्वीनियंट है, मनमोहन सिंह, और वो राहुल जी के लिए तैयारी रखेंगे। और अब राहुल गांधी को भी बनाने के लिए ये लोग प्रयासरत है, पर ये होगा नहीं ना, अगले 20-30 वर्षों तक होगा। तो मुझे लगता है कि देश को अपनी पारिवारिक संपत्ति समझकर उसमें अपना एक परिवारवादी उसमें एक एजेंडा लाना, यही इंडिया अलायंस का चरित्र है। और आप अगर गौर से देखेंगे, इंडिया अलायंस क्या है? 7-8 कबीलों का समूह है। एक है शरद पवार जी का कबीला, जिसमें आचार्य सुप्रिया जी बने, लालू जी का कबीला तेजस्वी तेज प्रताप बने, सोनिया का कबीला प्रियंका राहुल बने, मुलायम जी नहीं रहे हमारे पास पर उनका कबीला कि अखिलेश जी तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड उनके चेहरे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि स्टालिन का कबीला, उसमें उदयनिधि को बनाना चाहते हैं। तो ये 7-8 ऐसे परिवार है, ऐसे कबीले हैं जो अपने बेटा या बेटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक साथ आए हैं। ममता दीदी का कबीला, वहाँ पे वो अभिषेक जी को चाहती हैं। तो ये अपने परिवार को, अपने बेटा बेटी को सेट करने के लिए देश के युवाओं की जो है पूरे सेटिंग्स को चेंज करना चाहिए। इसमें मुझे एक चीज़ और लगती है, हो सकता है ये बाकी लोगों को भी लगता हो, जो मुझे पर्सनली लगा कि ये जो कांग्रेस की जो ये जिद है कि भाई राहुल ही बनेंगे और किसी को हम मौका नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये पतन का कारण लग रहा है आपको कांग्रेस का? मैं तो हमेशा इसको ऐसे डालता हूं कि सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट हो चुका है। पार्टी का सनसेट होता जा रहा है इस सनराइज के चक्कर में। और मैं इसको ऐसे भी बोलता हूं कि 2014 में इनके हाथ से गवर्नेंस गया, 2019 में राहुल जी को स्थापित करने के चक्कर में रेलेवेंस गया, और अभी भी राहुल जी को स्थापित करने की इतनी तीव्र इच्छा है कि अब इनका एग्जिस्टेंस जाएगा। 2024 में इनका एग्जिस्टेंस खत्म होगा। गवर्नेंस, रेलेवेंस और अब एग्जिस्टेंस, और इसकी जड़ यही है कि अपने बेटा या बेटी को सेट करने के। और आप देखें ना, हर जगह ऐसे ही है। शिवसेना जो है अभी महाराष्ट्र में क्यों टूटी? पुत्र मोह में टूटी। क्या आदित्य को सेट करना है? एनसीपी क्यों टूटी? पुत्री को सेट करना है। कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हुई? बेटे को सेट करना है।
अखिलेश जी कब से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं? 2012 का भी तो पिताजी चुनाव जितवा के गए, उनको गद्दी सौंप के गए, उनको साइडलाइन करके खुद। बाकी हाँ, हाँ तो 2012 में वो किसी और के मैंडेट पर बैठे। हाँ एग्जैक्टली। पर उसके बाद उन्होंने कौन सा मैंडेट, 14 का मैंडेट जीता नहीं, 17 का जीता नहीं, 19 का जीता, बुआ बबुआ साथ में नहीं, 22 का जीता नहीं, 23 के बाईपोल जीते नहीं, 24 का जीतेंगे सब सारे आ गए तब नहीं। कौन सा मैंडेट अखिलेश जी ने जीता है? राहुल जी 50 चुनाव हो गए, कितने मैंडेट जीत पाए? भारत जोड़ो यात्रा के बाद 10 चुनाव हो गए, उसमें क्या हो गया? मेरा अगला सवाल यही था कि वो अभी जैसे पीछे भारत जोड़ो यात्रा का है, उन्होंने इतना शोर शराबा रखा, तो आपको क्या लग रहा है कहीं वो जोड़ पाए, देश को एक कर पाए जो करना चाह रहे थे? भारत जोड़ो नाम तो उसका जरूर है, जैसे नॉर्थ कोरिया के नाम के आगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया लगता है। अच्छा। पर भारत जोड़ो की यात्रा की जो पूरी मंशा है वो भारत को जोड़ने की नहीं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की यात्रा। मैं पहले वाली यात्रा की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 शुरू हुई तो किसके आशीर्वाद से शुरू हुई? एक पादरी जॉर्ज पुनैया। जॉर्ज पुनैया वो पादरी थे जिन्होंने कहा कि मैं भारत माता पर इसलिए जूते चप्पल पहनकर चलता हूं क्योंकि इसकी बीमारी मुझे ना लगे। यही से शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने अभी बीच में शिवाजी मैदान में कहा था कि मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। हाँ। ये जॉर्ज पुनैया के साथ जब वो बैठे थे यात्रा की शुरुआत में, तब पादरी उनके सामने कह रहे थे कि शक्ति असली भगवान, शक्ति को असली देवी देवता नहीं मान सकते, जीसस असली है। और राहुल गांधी सुनते रहे उनका ज्ञान। और तब नवरात्र का पर्व था जब ये शुरू हो रहा था, मतलब तब हम लोग एक प्रकार से शक्ति की आराधना कर रहे थे और शक्ति का अपमान राहुल गांधी करवा रहे थे। भारत जोड़ो है क्या? सनातन को गाली देना, सही बात, देश को गाली देना। इस यात्रा के दौरान, फिर पहली वाली यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि इनके साथ एक वो व्यक्ति जुड़े हुए थे केरल से, इनके यूथ कांग्रेस के, रिजिल माकुट्टी है उनका नाम, जिसने की सरेआम सड़कों पर गाय और बछड़े को काटा था और बीफ पार्टी की। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाकर आप भारत जोड़ रहे हैं क्या? सही बात। और उस पूरी यात्रा में, उस यात्रा के बाद अभी भी राहुल गांधी की जुबान क्या है? इन्होंने पहले देश को धर्म के आधार पर बांटा, फिर उन्होंने प्रांतों में भाषा के आधार पर बांटा, आज वो देश को जातियों के नाम पर बांट रहे हैं, आज वो देश को अगड़े पिछड़े में बांट रहे हैं। और अगर वो काफी नहीं है तो वो सीधे सीधे जिस प्रकार से देश को त्वचा के रंग पर भी बांटने पर उतरा है भाई। अंकल सैम इनके एडवाइजर है। हाँ हाँ। सो राहुल जी के अंकल है वो, हाँ। अंकल सैम मतलब सलाहकार से भी ज्यादा दाई। जब राजीव जी नहीं रहे, राजीव जी के अच्छे मित्र थे, हाँ जी, राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने इनको विदेश से इंपोर्ट किया था कि आप आइए और इधर टेलीकॉम वगैरह की पॉलिसी बने। फिर राजीव जी नहीं रहे तो ये परिवार के साथ थे, तो बताया जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका को इन्होंने सारी ट्रेनिंग दी है, तो उनके छाप दिखती भी है, उनकी राजनीतिक छाप इन पे दिखती भी है, विचारधारा पूरी, विचार वो सब वही है। तो अभी अंकल सैम का हाल ही में एक आखिरी वाला बयान आया कि ईस्ट के जो रहते हैं हमारे भारत के लोग वो चीनी हैं, दक्षिण के जो है वो अफ्रीकन है, अच्छा, जो नॉर्थ वेस्ट के हैं जो है वो अरबी है, हाँ, और जो नॉर्थ के है वो आप वाइट से, तो आप वाइट हैं, हाँ, आप गोरे हैं, तो मैं अरबी हूँ, बच क्या गया? नहीं, वो तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो अभी त्वचा के नाम पर भी बांटना, नस्ल के नाम पर भी बांटना, रंग के नाम पर भी बांटने का काम अगर किसने किया तो ये कांग्रेस ने किया। फिर उन्होंने कांग्रेस ने बोला कि नहीं है, हमारा अधिकृत बयान नहीं है, अंकल सैम अधिकृत नहीं है, हालांकि वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, हाँ, और उनको हटाया नहीं, उन्होंने खुद फिर इस्तीफा दे दिया क्योंकि बहुत बड़ा बवाल मचा। उसके अगले दिन ये कई मीडिया वालों ने, पता नहीं मीडिया वाले भी नहीं उठाते, उनको भी लगता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करना है तो करते रहते हैं अलग अलग प्रकार से। अधीर रंजन चौधरी ने बोला जो सैम अंकल ने कहा है इसमें कोई बात गलत नहीं है, भारत में तो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो निग्रोइड, निग्रेटा शब्द मतलब जो निग्रो से निकलता है, और आप जानते हैं कि निग्रो शब्द कैसे अलग अलग समाज में और देश में प्रतिबंधित है, एग्जैक्टली, ये शब्द इस्तेमाल किया गया भारतीयों। तो ये तो अधिकृत लाइन है कांग्रेस की, मानसिकता दिखा रही है। तो अभी इनका एजेंडा जो है, मतलब कि ऐसा विदेशी चश्मा उन्होंने पहना है कि इनको अपने पार्टी में भी विदेशी नेतृत्व चाहिए और हर भारतीय में भी विदेशी दिखाई दे रहा है। और देखिए अंकल सैम की एक खूबी ये भी है कि इनका असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। अच्छा जी।
ये सत्यनारायण गंगाराम से बने सैम, सैम और उनको भारतीयों में दिख रहा है चीनी और अरबी और अफ्रीकी। तो ये और यही राहुल गांधी की सोच और विचार को एक प्रकार से शिल्प देते हैं, आकार देते हैं। राहुल गांधी इनसे इत्तेफाक रखते हैं। तो राहुल गांधी की सोच पर अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये बहुत लर्नेड पर्सन है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, ये मतलब इनकी सोच बड़ी ऊंची है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इनको बड़ा करीब से जाना है, तो क्या ये सच में पप्पू हैं या मतलब मैं क्या जनता सच्चाई के क्या है? विवेक पे बात छोड़ता हूँ, 3 या 4 उदाहरण गिनाकर। ठीक है। भाई आप तो इंग्लिश लवर्स चलाते हैं, आपने निश्चित आपके इस यूट्यूब चैनल में कभी ना कभी एमआरपी शब्द का विश्लेषण किया ही होगा। हाँ जी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। प्राइस। मान लीजिए कि इस कप पे एमआरपी जो है 50 रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर ग्राहक बन के ये कप खरीदने आपके पास आता हूँ और आपने बोला ये एमआरपी इसकी 50 रुपीज़ है, तो आप 50 के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। ठीक है। मान लीजिए आपको मैं पसंद आया तो आप बोल सकते हैं यार तेरे लिए 10% डिस्काउंट, चलो 45 का ले लो, कर सकते हो। राहुल जी ने बताया किसी को सार्वजनिक मंच पे थे कि एमआरपी का मतलब होता है मिनिमम रिटेल प्राइस। ये देखा था मैंने हाँ, भी। मतलब कि ये कप अगर 50 का है तो उसको 50 के नीचे नहीं बेच सकता, 50 के ऊपर 70-80 का बेच सकता। और अब मैं आपकी देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं राहुल गांधी की ऐसे ही बुराई ना करूं। हाँ, ऐसा लगेगा कि मैं जिल्टेड लवर हूं। मैं जिल्टेड लवर नहीं। सच है ये है कि नहीं, आप Fact. खुद इसको 2 मिनट पॉज कर दो वीडियो को और जाकर चेक कर, फिर और वापस आ जाना इसको देख। बिल्कुल ये है भी, और मुझे खुद हैरानी होती है क्योंकि जब मैं पहली बार, मेरे मम्मी पापा ने मुझे रुपए देकर दुकान में जब पहली बार एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा था कि कुछ खरीद के लाओ, तो तब भी मुझे एमआरपी का मतलब पता था। 5 साल के बच्चे को पता होता है भाई, उसकी माँ उसको 5-10 रुपए देती है, भाई जा चॉकलेट खरीद ले। हाँ। चॉकलेट खानी है, लेकिन जा। उन्होंने दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं आज तक शायद। नहीं, उन्होंने दुकान लूटने का जिनका काम हो मुझे तो खरीदने वाले तो उनके कम ही होते हैं, वो लूटते ही हैं। तो लुटेरों को खरीदने वाला मामला ही नहीं पता। दूसरा उदाहरण देता हूँ, एमआरपी वाला तो उदाहरण हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय प्राण प्रतिष्ठा में थी। अब आप बताओ कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ऐश्वर्या राय बच्चन कहाँ थी? नहीं। और इतना कहा तो कहा, फिर वो कह रहे कि ऐश्वर्या राय अमिताभ के साथ नाचती है। अब अमिताभ जी, बच्चन परिवार और इनके कितने रिश्ते अच्छे रहे हैं एक समय पे। हालांकि उसके बाद बच्चन जी के साथ जो हुआ वो अलग विषय है। पर मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा दुनिया का सुपरस्टार, उसको पहले तू तड़ाक करके बोलना, और वो अपनी बहू के साथ नाचता है, जो उनकी बहू गई भी नहीं थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। अमिताभ जी थे, हाँ देखा था। और उसमें ना अडानी थे ना ऐश्वर्या थी। पर्सनल अटैक है। पर्सनल अटैक है, पर महिला विरोधी बात है ये। एक महिला को क्या केवल एक नाचने वाली के रूप में देखते हो क्या आप? यही आपकी सोच है क्या? और जो थी नहीं, वहां पे आप 5 बार दोहराते हो कि नहीं ये थी। बिल्कुल। तो ये दूसरा उदाहरण। फिर एक आपको शायद पता नहीं कि नहीं, इन्होंने तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन पांडवों ने नहीं किया, ये भी बोल दिया भाई। अब बताओ महाभारत में जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन कहाँ से आया? आप तो भाई हरियाणा से हो, कुरुक्षेत्र की भूमि से हो, तो आप बताइए कि ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन भी पांडवों ने कभी नहीं किया। ये उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सारी चीजें उन्होंने बोली है। कोको कोला शिकंजी वाले ने बनाया, इतने सारे उदाहरण हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी वेल रेड है, इस आदमी ने पढ़ाई लिखाई की है, या ये आदमी केवल मतलब जो उनको चिट दी जाती है वो चिट पढ़ के आ जाते हैं। आपने कहीं बोला भी था कि इनको चिट पे 8 या 9 सवाल दिए गए थे जब अर्नब गोस्वामी जी का इंटरव्यू ये करने जा रहे थे पहली बार। अब मान लीजिए आप उनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, हाँ जी, और वो स्वीकार लेते हैं, हालांकि वो नहीं स्वीकारेंगे, उनके पास हिम्मत ही नहीं है वो स्वीकारे, वो फेल हो जाएंगे। इंटरव्यू कहाँ दिया उन्होंने? मोदी जी का भी 25-30 इंटरव्यू हो गए। लेकिन अभी पीछे एक सुप्रीम कोर्ट ने इनवाइट करा था, जैसे अभी आप बात कर रहे थे। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व जज है, हाँ। और कुछ और 2-3 जो इनकी मंडली है, उन्होंने ये इनविटेशन दागा था। एग्जैक्टली। तो उस इनविटेशन को इन्होंने स्वीकार लिया कि मैं 1-on-1 डिबेट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं पहले इस पे बोलता हूँ। हाँ जी। राहुल गांधी कौन है आज की तारीख में? एक सांसद। इंडिया अलायंस में कई सांसद है। क्या इंडिया अलायंस के घोषित प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं क्या? नहीं। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? नहीं। तो कांग्रेस ने इनको प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया है क्या? नहीं। तो भाई प्रधानमंत्री इनसे क्यों डिबेट करें? ये सेल्फ डिक्लेयर्ड है, तो पहले इंडिया अलायंस से लिखवा के लाए कि हम तैयार है कि राहुल जी हमारी तरफ से डिबेट करने के लिए आएंगे। ममता दीदी लिख के तो दें
आज ही ममता दीदी का बयान है। कल क्या हुआ, भूपेश बाघेल ने बोला रायबरेली में कि अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार, हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल जी है। तो आज ममता दीदी का स्टेटमेंट आ चुका है। अच्छा। तो अब रिकॉर्ड आज कर रहे हैं, तो आज रिकॉर्डिंग के दिन पे मैं बहुत बता रहा हूँ, ये 16 मई का बयान है ममता दीदी का कि मैं इंडिया अलायंस को आउटसाइड सपोर्ट दूंगी। क्या बात। भाई जैसे ही राहुल गांधी का नाम आगे किया, उन्होंने बोला आउटसाइड सपोर्ट है, अब तो इंडिया अलायंस में भी नहीं है। और आपको याद होगा कि बीच में झगड़ा इसी बात का हुआ था। अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी ने कहा था कि हम चाहते खड़गे जी को चेहरा बनाए, तो उद्धव जी ने बोला कि मेरा क्या, नीतीश जी थे, नीतीश जी भी नाराज हुए, सारे नाराज हुए, और कांग्रेस चाह रही थी राहुल जी का नाम आए। तो वो खुद स्वीकारने को तैयार नहीं। पहले अपना स्वीकारता तो लाओ अपनी इंडिया अलायंस से। तो ये रीजन था। एक्चुअली इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि देखियो मोदी जी तो भाग रहे हैं, ये तो फॉरेन कंट्रीज में भी होता है। अरे तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जो है मोदी जी से छोड़ दीजिए, आप एक सांसद है, हमारी तरफ से सुधांशु जी आ जाएंगे, सांसद है। भाई सांसद बना, अगर देखिए हाँ। उनको पद पे घोषित नहीं किया, प्रधानमंत्री पद का अगर मेन ऑपोजिशन के लीडर हैं वो घोषित तो नहीं है अभी तक, घोषित नहीं है। पर आप तब तक तो एक सांसद हो। एग्जैक्टली। ऐसे तो इंडिया अलायंस के सारे सांसद बोलेंगे मैं भी करूंगा पीएम से डिबेट, नहीं मैं भी, तो पीएम क्या डिबेट ही करते रहे इनसे। तो इसीलिए एक सांसद डिबेट करना चाह रहा है, आइए सुधांशु जी तैयार है, कर दे। मैं बोल दूंगा सुधांशु जी से कि आपकी एक डिबेट तय करवा, राहुल जी आएंगे। एक बच्चा जो है लगातार फेल हो रहा है और मास्टर जी की जो क्लास है उसमें अटेंड ही नहीं करना चाह रहा हो। अच्छा, हम भाग रहे हैं तो अमेठी में क्यों जाकर चुनाव नहीं लड़ा? ये भी सोचने वाली बात है। पिछली बार भी अमेठी से भागे हुए हैं, वायनाड पहले भागे, हाँ, वायनाड से आज हार निश्चित नजर आ रही है, तो अब अमेठी के बदले अब रायबरेली को भागे। तो जिनका चरित्र है कि भाग रहे हैं, माताजी रायबरेली छोड़कर राज्यसभा भागी, बहन चुनाव से भागी, और राहुल गांधी अमेठी से भागे। जिनका परिवार भागने में विश्वास रख रहा है, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, अमेठी से मैनेजर को लड़वा दिया। तो आप स्मृति जी का सामना नहीं कर पा रहे हो। लड़ना है तो फिर काशी से ही लड़ो ना, अगर इतना डिबेट के बारे में आपको लड़ना चाहिए, मन है तो लड़ना चाहिए। श्याम रंगीला और पता नहीं अजय राय जी को भेजा उन्होंने वो तो बस नाम के लिए। उनका नामांकन रिजेक्ट हो गया तो इंडिया अलायंस वाले उसका मातम बना रहे। भाई मैंने उनसे बोला आपका तो प्रत्याशी अजय राय है भाई, मतलब अजय राय पर उनको भरोसा नहीं है। और देखिए आपने देखा भी होगा, अभी प्रधानमंत्री जी का रोड शो था, हाँ, बनारस में जी, तो आपने जन सैलाब देखा होगा किस प्रकार से लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं, क्योंकि उतना काम किया है बनारस में। आप पहले बनारस की 15 साल पहले की तस्वीर देखिए ना, लटकती हुई तारे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पुराने घाट, पुराने, और घाटों में इतनी गंदगी फैली हुई थी, काशी विश्वनाथ धाम नहीं बना हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक तो सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियाँ जो है, तो लाखों लोगों को टॉयलेट, पक्के आवास, नल से जल, ये तो मिला ही है। वहाँ की सड़कें चौड़ी हुई है, 4 लेन के अभी रोड बने हैं। वाराणसी रिंग रोड फेज 1 हो गया है। उसके बाद कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो या चाहे वो आपका बाकी वंदे भारत और बाकी ट्रेन्स की कनेक्टिविटी हो। फिर वहाँ पे वाराणसी में ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, उसके अलावा वहाँ पर जो काशी विश्वनाथ धाम बना है, जो कुछ लाख पर्यटक आते थे धार्मिक रूप से या बाकी के रूप से, आज वो 13 करोड़ हो चुके हैं। इससे कितने सारे नए अवसर रोजगार के पैदा हुए, आप सोचिए कितना बड़ा है इससे। और अभी इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है वहाँ पे, उसकी भी नींव रखी गई है। और जो कायाकल्प हुआ है, लटकती हुई तारे जहाँ हुआ करती थी, आज वहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़ी सड़कें, हेरिटेज लाइटिंग लगी हुई हैं। और वाराणसी में हेल्थ के ऊपर भी ऐसा काम हुआ है। आपको याद होगा कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जापानीज एंसेफेलाइटिस की हर साल हमारे पास खबरें आती थी, 1000 बच्चे मारे गए, 2000 बच्चे मारे गए। ये 12-14 साल पहले की खबरें थी। इस पर निरंतर काम करते हुए जो 6000, 7000, 8000, 10,000 बच्चे हर वर्ष मरते थे, आज वो जापानीज एंसेफेलाइटिस की घटनाएं कम हो के 2 या 1 घटना पे आ चुकी है। वहाँ पे इसके लिए पूरी व्यवस्था करना, चाइल्ड एंड मदर केयर के लिए हॉस्पिटल बनाना, सेंटर्स बनाना, आईसीयू बनाना, हाँ, अगर काम हुआ है तो वहाँ की जनता एक आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, बाकी तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। आप केवल ये एक जापानीज एंसेफेलाइटिस के केस 2017 से पहले और 2017 के बाद
नहीं, जाकर चेक कर लीजिए। दुनिया की इतनी तो- जानें बच रही हैं तो फिर और वो जाने किसकी बच रही है, ज्यादातर कौन इससे प्रभावित होता था? नहीं, ज्यादातर जो बच्चे प्रभावित होते थे वो SC ST, हाँ, गरीब माइनॉरिटी, OBC के। बिल्कुल। तो आज उनकी जान बच रही है। लेकिन अच्छा, प्रधानमंत्री 50 बार गए वाराणसी प्रधानमंत्री बनने के बाद। ये कितनी बार अमेठी गए? जब चुने गए थे तब कितनी बार गए? 14 से 19 के बीच। 19 के बाद तो छोड़ ही दो, ये थाईलैंड ज्यादा गए हैं, अमेरिका ज्यादा गए हैं, हाँ, अमेठी कम गए हैं। सही बात, इसीलिए तो भागे, मोदी भाग रहे हैं। बिल्कुल। मोदी, तय कर लो ना, मोदी तानाशाह है या मोदी डरपोक है। तानाशाह डरपोक तो नहीं हो सकता, हाँ, दोनों चीज। तानाशाह तो डर आएगा। तो या तो डरे हुए हैं या डरा रहे हैं, एक तय तो करो भाई। एक जो ऑपोजिशन का मेन जो आरोप रहता है वो ये रहता है कि भाई भाजपा जो है वो हिंदुत्व का उनका एजेंडा है और राम मंदिर के नाम पे इनको वोट मांगने पड़ रहे हैं, कि ना तो ये एम्प्लॉयमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ना ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे वोट मांग रहे हैं, ये गरीबी के ऊपर बात नहीं करते, और ये सिर्फ राम मंदिर वगैरह इनको लेकर एक ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुत्व के नाम पर ही हमें वोट मिले। सबसे पहले तो हिंदुत्व क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को परिभाषित किया है कि ये एक जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आता है तो ये स्वीकारते हैं, चंडीगढ़ का फैसला आता है स्वीकारते हैं, अरविंद केजरीवाल को रेंट पे राहत मिलती है स्वीकारते हैं, संजय सिंह को बेल मिलती है स्वीकारते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिंदुत्व की परिभाषा क्यों नहीं स्वीकारते? हिंदुत्व में क्या खराब है? हिंदुत्व वही है जो महात्मा गांधी भी राम राज्य की कल्पना करते थे। रघुपति राघव राजा राम कहते थे, हे राम कहते कहते चल बसे, समाधि पर हे राम लिखा है। हाँ जी। महात्मा गांधी सांप्रदायिक थे। राम जी की तस्वीर हमारे ओरिजिनल संविधान की कॉपी पर बनी हुई है। क्या संविधान सांप्रदायिक है? हिंदुत्व कहता है UCC होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो संविधान में आर्टिकल 44 में है, वो सांप्रदायिक है। और शरिया की वकालत करना ये सेकुलर है। रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है, राम जी का अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर बेकार है, ये अभी सब बयान है। हाँ, अभी शक्ति से हमें लड़ना है, राम बनाम शिव करना, ये सब सेकुलर। हिंदुत्व सांप्रदायिक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी का हिंदुत्व जो है वो क्या है। आप कह रहे गरीबों के लिए काम नहीं हुआ? मोदी के हिंदुत्व और मोदी के विकास के तत्व में आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं पिछले 10 वर्षों में। जिस तीव्र गति से लोग गरीबी से बाहर आए हैं पिछले 10 सालों में, वो 11.2% है। मनमोहन सिंह के जमाने में वो 7-8% थी। अच्छा। आज मोदी के 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से तीसरे स्थान बढ़ने की ओर चल पड़ी है और 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। हाँ। जो कांग्रेस कह रही थी कि तीसरे स्थान पे हम 2044 में पहुंचेंगे, हम अगले 2-3 साल में पहुंचेंगे। मतलब मान लीजिए कि 26 में या 27 में हम पहुंच जाएंगे। 17 साल मोदी ने बचा है। ये मोदी का हिंदुत्व है। मोदी जी ने जो 70 वर्ष में 70 एयरपोर्ट बने थे, आज 144 एयरपोर्ट बने। जब ये 70 में और 74 एयरपोर्ट जुड़े, ये एयरपोर्ट किसने बनवाए? इटली से आए थे लोग बनाने। 5 शहरों में मेट्रो थी। हाँ। आज 20 शहरों में मेट्रो खटाखट खटाखट दौड़ रही है। ये 15 शहरों में मेट्रो किसने बनाए? हमारे देश में 90,000 किलोमीटर के हाईवे थे, आज 1,45,000 किलोमीटर का हाईवे का जंजाल बिछा हुआ। हाँ। ये हाईवे जो 11 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे थे, आज 37 किलोमीटर के राह के स्पीड पर रोज बन रहा है। ये एडिशनल 26 किलोमीटर जो हाईवे का बन रहा है, कौन बना रहा है? तो ये दोनों में अंतर है। मोदी जी ने जो काम किया, पर मैं एक चीज मानता हूँ, ये चुनाव राम लल्ला का चुनाव। ओके। राम लल्ला का चुनाव इसलिए है क्योंकि R फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, A फॉर अर्थव्यवस्था, M फॉर महिला सशक्तिकरण, L फॉर लाभार्थी, L फॉर लीडरशिप ऑफ मोदी ऑन ग्लोबल स्टेज एंड A फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो ये कुल मिलाकर राम लल्ला बनता है। अब कुछ लोगों को राम लल्ला से ही समस्या है, हम तो राम लल्ला के साथ चल रहे हैं। गीता का भी चुनाव बोल सकते हैं। हाँ। G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और A फॉर आत्मनिर्भर भारत। हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस गुड्स, आज हम इस स्थिति में हैं कि हम 16,000 करोड़ का डिफेंस गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। अभी रशिया ने $4 बिलियन का खरीदा हमसे। ओके। डिफेंस के गुड्स पहले तो हम उनसे लेते थे। उसमें भ्रष्टाचार होता था, बोफोर्स स्कैम,
हाँ। अगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, आज की डेट में भारत 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके। एक्सपोर्ट, सेलिंग डिफेंस गुड्स ऑफ इंडिया टू अदर कंट्रीज। कभी सुना था ये आपने? टॉय इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी? 70-80% हम टॉयज इंपोर्ट करते थे। हाँ। आज चाइना को हटाकर भारत ने टॉय एक्सपोर्ट ऐसा शुरू किया है कि अभी हम लोग अपना तो इंपोर्ट नहीं करते, अपना टॉयज एक्सपोर्ट होता है। मोबाइल फोन हम लोग 90% इंपोर्ट करते थे, इसलिए तो मोबाइल फोन हाँ, महंगे होते थे। हाँ। आज तो इतना सस्ता क्यों हुआ? नंबर 2 हो गया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल। मोदी जी के 120 महीने हुए हैं सर्विस में। हम्म। केवल एक महीने में बताऊं क्या हुआ है मोदी के? अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट ऑटो सेल, इकोनॉमी ग्रोथ 8.4%, हाईएस्ट सर्विसेज की पीएमआई जो 13 साल में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पावर कंजम्पशन भारत ने देखा है आज, हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ 2,10,000 करोड़ का, हाईएस्ट मंथली होम सेल्स हुआ अप्रैल में पूरे टाइम का, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे आया अप्रैल में 75,000 पार हुआ, बैंक के एनपीए सबसे कम हुए हैं 10 साल में, कोर इन्फ्लेशन 12 साल में सबसे कम है, हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है अप्रैल के महीने में। ये एक महीने में 10 उपलब्धि मैंने गिनाई है, एक महीने में मोदी की। अभी पिछले महीने की ये अप्रैल 2024 की उपलब्धि। और चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं उन्हीं के इस पे वो नहीं बोल पाते हैं, इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। जनता इसी पे वोट करती है, इसीलिए वो लोग आते हैं और कभी वोट जिहाद, कभी राम मंदिर बेकार, कभी सनातन समाप्त करने की बात, ये सारी बातें इसीलिए तो करते हैं वो। तो एक जो धारा 370 हो गई, सीए हो गया, जैसे अपना राम मंदिर और शाहीन बाग, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक इमेज बनाई गई है, इस तरीके से लोग देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, कि उसको ना एंटी मुस्लिम कहीं ना कहीं इमेज पूरा दर्शाते हैं सोशल मीडिया में कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, चाहे 3 तलाक की बात हो। तो आप बीइंग अ मुस्लिम, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं बीजेपी में रहते हुए, कि क्या ये इमेज कहाँ तक सही है या सच्चाई क्या है इसमें? आम्बेडकर जी संविधान में 370 को लाने के सख्त खिलाफ थे। नेहरू जी ने आम्बेडकर जी को एक प्रकार से धोखा देते हुए बैकडोर से शेख अब्दुल्ला की दोस्ती निभाने के लिए, पारिवारिक दोस्ती निभाने के लिए 370 की एंट्री करवाई। जो टेम्परेरी प्रावधान था उसको परमानेंट रूप दे दिया। 1950 के दशक से, जब हम लोग जनसंघ के दिन से बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हाँ। ये हमारे 50 के दशक का संकल्प, जब मोदी जी को जनता ने समर्थन दिया तो उसको पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है। और 370 नहीं हटा था तब तक इस देश का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। 370 हटने के बाद आज इस देश का संविधान लागू होता है जम्मू कश्मीर में। उनका संविधान नहीं, अपना संविधान लागू होता है। संविधान बचाओ की बातें करने वाले लोग जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हो इसके खिलाफ है क्या? 370 जब तक लागू था, जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। जय भीम के नारे लगाने वाले लोग आज 370 हटा और वहां की महिलाओं को और दलित आदिवासी समाज को उनका अधिकार पहली बार मिला, उसके खिलाफ है क्या? आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में वोटिंग संपन्न हुई है। आपने देखा हाँ। कि 14%, 22% तक वोटिंग होती थी, हाँ। आज 36% तक वहां वोटिंग गई है। पिछले बहुत सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 370 सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, 370 देश का एक भावनात्मक विषय था, और उसको हटाने के बाद लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है, पर जो पाकिस्तान परस्ती, परिवारवाद और पत्थरबाजी का झंडा लहराने के लिए लालाहित थे, उनकी दुकान बंद हुई है, इसलिए उनको ये सांप्रदायिक नजर आता है। पहली बार माँ शारदा के मंदिर में कुपवारा के पास नवरात्र के मंदिर में नवरात्र की पूजा अर्चना हुई, पर उसी के साथ साथ पहली बार श्रीनगर में मुहर्रम के ताजिए निकले। क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? पहली बार श्रीनगर में 40 साल के बाद फिल्मों की सिनेमा लगी। क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? अब आते हैं सीए के विषय पे। सीए में एक प्रावधान है जहां पर मुस्लिम लिखा है। सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का तो है ही नहीं। तो उससे भारतीय मुसलमान का लेना क्या देना क्या? केवल जहर पिलाना और जहर की गुट्टी डालना। सीए की वकालत आपको पता है पहले सबसे किसने की है? कल्पना कीजिए, महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी की ये गारंटी थी कि देश आज विभाजित तो हो रहा है, नहीं चाहते थे विभाजन, पर नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा के चलते जब ये देश विभाजित हुआ तो महात्मा गांधी, आम्बेडकर जी, मौलाना आज़ाद, इन बड़े बड़े महानुभावों ने कमिटमेंट दी थी कि वहाँ पे जो हमारे लोग छूट गए हैं, जो वहाँ के हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बहुत सारे, अगर वो कभी भी चाहे कि वो वापस आना चाहे तो उनके लिए इस देश के दरवाजे खुले होने चाहिए। 2003 में मनमोहन सिंह जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने आडवाणी जी को ये प्रार्थना की, पार्लियामेंट में उनका वीडियो है, कि ऐसा कोई कानून लाओ जिससे कि वहां के अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत में नागरिकता दी जा सके। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार आई तो उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें कि प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, ये सारे विद्वान, उसमें पॉइंट 1 में लिखा गया कि माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, माइनॉरिटीज कौन है वहां पे? हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इनको नागरिकता दो। वहां पे ये नहीं लिखा कि मुसलमानों को वहां के दो। वैसे एक लॉजिकल बात ये भी है कि भाई यहाँ पे ही कहते हैं ना, मोदी ने मुसलमानों का जीना आराम कर दिया है, तो वहाँ के मुसलमानों को यहाँ बुला के क्या करोगे भाई? वहां है सुरक्षित, उनको रहने दो। कभी पहिए से लटकते हुए कहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो उनको उनका देश मुबारक है, उन्होंने तय किया 47 में। भाई मेरे बाप दादा ने जो चुनाव किया कि भाई उनको यहाँ रहना है, तो हमें क्यों इसका खामियाजा भुगता रहे हो भाई? उनको यहाँ बुला के, हमने तो राइट डिसीजन लिया ना राइट टाइम पे। एग्जैक्टली। तो हमें राइट डिसीजन लेने की क्या लात मारोगे क्या कांग्रेस वाले हमें? मतलब मेरे दादा पागल थे क्या कि उन्होंने तय किया कि भारत में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं भागे? अब कांग्रेस मुझे बोल रही नहीं, पाकिस्तान के मुसलमान को इधर बुला लो। क्यों भाई? नहीं बुलाना, हमको नहीं बुलाना है भाई। बाकी हिंदू को ठीक लगे ना लगे वो अलग विषय है, मुझको नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का मुसलमान यहाँ है, अफगानिस्तान का मुसलमान यहाँ है, नहीं चाहिए हमको। फिर हमारे हमारे जो है ठीक है, मतलब नहीं रह जाएगा, वो तो नॉर्मल एक पॉलिसी बन जाएगी। फिर तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर सिर्फ वो क्या पूरी देशों को ही एक कर दो? पूरा ही नहीं समझ रहा है तो देशों को एक कर दो। अभी तो पीओके से वैसे ही आवाजें अलग अलग उठ रही हैं, तो हमारे ही है। पर सवाल यह है कि सीए सांप्रदायिक मुद्दा कैसे हो? महात्मा गांधी और आपकी सरकार ने वकालत की। मनमोहन जी ने मुसलमानों को, माइनॉरिटी को 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप दिए, मोदी ने 3.14 करोड़ दिए स्कॉलरशिप, 20 लाख अधिक। मोदी सांप्रदायिक है। मनमोहन सिंह के जमाने में माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट 3,000 साढ़े 3,000 करोड़, मोदी के जमाने में 5,000 करोड़। मोदी सांप्रदायिक है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में एएमयू का बजट 600 करोड़, मोदी के जमाने में 1200 करोड़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोदी सांप्रदायिक है। मोदी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में हज का कोटा 1 लाख, हज जाने वाले लोगों का कोटा, हज यात्रा, आज बढ़कर 1,40,000 मोदी के जमाने में। पर मोदी सांप्रदायिक है। मोदी ने 50% मुस्लिम आबादी, महिलाओं के लिए 3 तलाक को हटाया। कोई मुस्लिम देश में 3 तलाक नहीं है, कोई एक मुस्लिम देश नहीं है जिसमें 3 तलाक लागू। तो पाकिस्तान में भी 3 तलाक करने पर क्रिमिनल पनिशमेंट है। अच्छा जी। हाँ जी। पर मोदी सांप्रदायिक है क्योंकि उसने सुल्ताना की चिंता की, उसने आयशा की चिंता की। तो यहाँ इतना हो हल्ला किस बात का फिर? क्योंकि इनकी राजनीति मुसलमानों की राजनीति नहीं है, ये कुछ कट्टरपंथियों के साथ है। इसलिए शाह बानू का जब फैसला आया तो उसको पलटा दिया गया। शायरा बानू 3 तलाक का फैसला आया तो इसके खिलाफ जाकर कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहे, मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े नहीं रहे। मोदी की जो उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, बैंक योजना, नल से जल योजना, राशन योजना, आयुष्मान योजना, इन सारी योजनाओं में माइनॉरिटी, SC, ST, OBC और महिलाओं को 70% शेयर है। मोदी ने जो जनधन के खाते खोले उसमें से 42% खाते मुसलमानों, 42%। ओके। आबादी 14%, अकाउंट खोले 42, क्योंकि उनके ही अकाउंट कम थे ना, बाकियों में तो इन्हीं के कम थे, गरीब थे, इनकी कोई परवाह किसी ने की नहीं। कांग्रेस ने तो इनको लाती मारा, तो इनके अकाउंट खोला मोदी ने। पर मोदी सांप्रदायिक है। 2014 के बाद 50% मुस्लिम घर ऐसे हैं, हाउस होल्ड्स, जिन्होंने पहली बार अपना नया पक्का आवास बनाया। 50% तक मुसलमान जो हाउस होल्ड्स थे उनके घर नहीं थे पक्के, ये 2014 के बाद बने हैं। मोदी इतने सांप्रदायिक है कि उनको जो 15 देशों के अवार्ड मिले ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, उसमें से 7
मुसलमान देशों ने दिए उनको। और कौन से देशों ने दिए? सऊदी, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, पैलेस्टाइन, इन देशों ने दिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी इतने एंटी मुस्लिम है तो इनको ये देशों ने क्यों दिया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? एग्जैक्टली। सऊदी जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, यूएई बहरीन प्रोग्रेसिव है, इजिप्ट मुस्लिम जो countries हैं, इंटेलेक्चुअल basically। है माना जाता है, कायरो में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, इन देशों ने दिए। तो ये हकीकत है। और कांग्रेस क्योंकि बहुत मुस्लिम प्रो मुस्लिम है, तो कांग्रेस से मेरा केवल एक सवाल है कि अभी जो टिकट दिए गए, कांग्रेस लगभग 328 सीटों पे चुनाव लड़ रही। राहुल गांधी ने कहा जितनी आबादी उतना हक। देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 14% है। हाँ। तो कम से कम 328 के हिसाब से देखें तो कम से कम 48 टिकट देने चाहिए ना मुसलमानों। कांग्रेस ने कितने मुस्लिम को टिकट दिए? 15 या 16। यानी अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, सिर्फ वोटें पाने के लिए ये काम हो रहे हैं। मैंने आपको काम बताए हैं, ये आंकड़े आप जाकर कोई भी गूगल पर चेक कर सकता है। इसमें से एक भी झूठा आंकड़ा हो, कोई भी मेरे साथ लड़ाई करना चाहता हो तो आके मैं तैयार हूँ डिबेट के। राहुल जी आ जाए, तैयार है, मैं तैयार हूं। मैं कांग्रेस ने दंगों के अलावा और गरीबी के अलावा मुसलमानों को दिया क्या? बाकी सब छोड़ दो, मैंने तो इकोनॉमिक आंकड़े, स्कॉलरशिप, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर गिनवाया, छोड़ बाकी। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े जो दंगे मुसलमानों के खिलाफ, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, जलगांव, अहमदाबाद, मुंबई, इन दंगों में लगभग 12,000 से 15,000 मुसलमान मारे गए। ये सब कांग्रेस के। और मुजफ्फरनगर तो भूल ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं भूल सकते। 10-12 हजार मुसलमान मारे गए। लेकिन बात होती है और उसके बाद 14 के बाद अब तक एक ऐसे स्केल का कोई राइट बता दो मुझे। मोदी दंगे करवाता है ना। लेकिन जब भी दंगों की बात आती है, गोधरा कांड सबसे पहले उठाया जाता है। नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर गोधरा कांड के बाद जो प्रतिक्रिया में दंगे हुए जिसमें कि कई लोग मारे गए, उस पूरे घटनाक्रम पे कार्रवाई भी हुई, लोगों को सजा भी मिली और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सजाएं मिली, और वो भी तुरंत। सिखों का जब नरसंहार हुआ 84 में, तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहकर जस्टिफाई किया गया। हाँ। और पहली कन्विक्शन 1984 की सज्जन कुमार की 2018 में हुई। आज भी सिख परिवार बोलते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। और अगर गोधरा गुजरात के लिए मोदी जी की सरकार जिम्मेदार थी गुजरात की, तो इन 12-15 दंगों के लिए किसकी सरकार जिम्मेदार? कांग्रेस। वो तर्क अपना ही है। सिख नरसंहार के लिए किसकी जिम्मेदार सरकार? राजीव गांधी। डायरेक्ट, ये मानो डायरेक्ट है। तो अपने लिए अलग स्टैंडर्ड, दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड, और बाकी सब छोड़ो। कांग्रेस का दो मुहैया रवैया ऐसा है कि जो मुंबई में दंगे हुए ना, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दंगे हुए मुंबई में, उसमें इन्होंने बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बोला था। आज उसी उद्धव ठाकरे के साथ बैठे हैं और सेकुलरिज्म बचा रहा है। बिल्कुल, ये अपनी राजनीति है। अलग से विडंबना है। दूसरा, मैंने एक चीज और आर्टिकल में पढ़ी थी कि आप जब कांग्रेस में थे तो कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक चीज है, इससे मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा कि जो गो तस्करी की आड़ में गो हत्याएं थी, उसके ऊपर आपका एक पूरा आर्टिकल था। तबरेज, जुनैद तबरेज जो हरियाणा में लिंचिंग हुई थी उनकी, और उस टाइम आपने मतलब बड़ा मोर्चा खोला था एक बार बीजेपी के खिलाफ। तो फिर मैं जानना चाहूंगा ओपिनियन चेंज का। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। हमारी मुहिम ये थी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून आना चाहिए। ठीक है। अभी 3 नए जो कानून अमित शाह जी ने लाए हैं, उसमें लिंचिंग का प्रावधान है। तो यही तो हम चाहते थे। पर इसमें केवल तबरेज और जुनैद तो देखो वो हाईलाइट करती मीडिया। हमने तो कहा था कि जो हमारे एक इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर में उनको लिंच कर दिया गया था वहाँ की मुस्लिम भीड़ के द्वारा, उनका भी केस आना चाहिए। पालघर के साधुओं को लिंच कर दिया गया था, उसका भी आना चाहिए। जो खेताराम भील को राजस्थान में दलित समाज से उनको मुस्लिम लोगों ने लिंच कर दिया, उसको भी आना चाहिए। लिंचिंग का कोई धर्म नहीं होता। पर लिंचिंग को भी हिंदू और मुस्लिम बनाने का काम कांग्रेस ने किया कि भाई ये लिंचिंग को तो उठाना है, क्योंकि इसमें जो अपराधी का नाम है वो हिंदू है और जो पीड़ित है वो मुसलमान है। पर जब पीड़ित दलित है, पीड़ित कोई और है और
अपराधी मुसलमान है तो चुप हो जाते हैं, बलात्कार में भी यही करते हैं। हम्म, संदेश खाली पर चुप हो जाते हैं क्योंकि नाम शाहजहां है। हाँ, नेहा हिरेमत पर चुप हो जाते हैं क्योंकि नाम फयाज है। स्वाति मालीवाल पर चुप हो जाते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी है, वरना चीखते हैं ये लोग महिला विषयों पर। अब जैसे ये आपने इतने हमें फैक्ट्स बताए हैं, तो इनको देखकर तो सच में कोई भी कहेगा कि डेफिनेटली विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन कुछ बातें आ जाती हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी रैलियों में कही हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने 15 लाख का जो ब्लैक मनी वाला था, तो उसके ऊपर कई लोग मीम बना के चल रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा कि भाई बोला गया था हमारे अकाउंट में तो पैसा नहीं आया। लेकिन अभी राहुल गांधी ने भी 8,500 रुपए की बात कही है कि लाखों महिलाओं के खातों में आएंगे जो यहाँ बैठे हैं। तो ये क्या मतलब वो। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस किस प्रकार से दुष्प्रचार करती है। मोदी जी का वो स्टेटमेंट आप लोग लगा के देख लेना। उनका स्टेटमेंट 2014 के समय चुनाव में ये था कि देश का इतना काला धन वहां पर अलग पड़ा अलग हुआ है। जगहों पर है और देश में इतना काला धन जनरेट हुआ है, यदि इसको इकट्ठा कर लिया जाए तो इसमें इतना धन है कि हर एक के खाते में 15-15 लाख क्रेडिट हो सकते, उतना धन है। वो एक साइज बता रहे थे कि इतना स्केल है काले धन का। और वही काले धन के ऊपर कार्रवाई आज जब होती है, तो काले धन पर जब कार्रवाई होती है तो ये लोग जो है किस प्रकार से बिल बिलाते हैं। 350 करोड़ रुपए इनके एक सांसद के घर से मिले। अब एक झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर के घर से 37 करोड़ मिल गए। हाँ जी, इसी पर तो वार कर रहे हैं। यही तो वो आप कह रहे ना 15 लाख खाते में आएंगे, हालांकि वो बात नहीं कही गई थी। ओके। पर ये हमारे खाते से जो पैसे गए हैं ये इन्हीं की जेबों में है। तो जब नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करवाते हैं भ्रष्टाचारियों पर, जिनके 1000, 2000, 5000 करोड़ अवैध रूप से बने हुए हैं, और उनकी संपत्ति को जब्त करवा के ईडी जो एक समय पर जिसकी जब्ती केवल 5000 करोड़ थी, आज 1 लाख करोड़ है अटैचमेंट्स। लेकिन स्विस बैंक के अकाउंट में अगर आप मैं उसकी उन्होंने समग्र काले धन की बात की थी। काला धन केवल विदेश के अकाउंट में काला धन नहीं होता, हाँ, देश में भी काला धन हो सकता है ना। लेकिन वहां भी बहुत बढ़ गया है नहीं परसेंटेज। अब दूसरी बात मैं आपको उस पर भी आता हूँ, पर पहले ये कंप्लीट कर लूँ। दूसरी बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि तुलना आपने इन दोनों हाँ बिल्कुल, कि क्या ये भी चुनावी जुमला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए प्रति गरीब महिला को दूंगा, मतलब 8,500 रुपए प्रति महीना उनके खाते में जाएगा। बिल्कुल, खटाखट 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 खटाखट। मैं कह रहा हूँ राहुल जी इसको तो छोड़ दो आप। आपने पिछले चुनाव में न्याय बोला था, न्याय राशि देंगे 72,000 रुपए, खटाखट 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 खटाखट। चलो केंद्र में सरकार नहीं आई पर राज्यों में तो आई ना। हाँ ये भी। तो न्याय स्कीम कहाँ लागू की इन्होंने? खटाखट 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 हिमाचल में करते हैं, कर्नाटका में करते हैं। अच्छा, हिमाचल में 1500 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया था, दिया क्या? दिया हो तो बता दो। वो मुकर गए, बोला हमने ऐसा कभी बोला बोला ही नहीं। तो नौकरी की भी बात नौकरी थी। 1 लाख सरकारी नौकरी भी बोला था, फिर मुकर गए। सुक्कू जी ने दूसरा बयान दे बोला इतना तो दे ही नहीं सकते, रोजगार के अवसर की बात हो रही है। तो आप देखो कैसे ट्विस्ट, जो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है प्रियंका वाड्रा का, उसको तो सीधा सीधा बोल रही 1 लाख सरकारी नौकरी, उससे हटके बोल रहे नहीं हम रोजगार बोल रहे थे। मेरे पास तो क्लिप है, मैं क्लिप चला सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, हमने जो नहीं बोला था वो हम पे डालते हैं। हमने ये नहीं बोला था कि भाई हम आरक्षण में बदलाव करेंगे, पर हम पे डालते हैं। पर जो वो करते हैं, जब हम गिनाते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जब कह रहे हैं ना 1 लाख रुपए प्रति महिला देंगे, उन्होंने 3-4 वादे किए। 1 लाख रुपए प्रति महिला, 1 लाख रुपए प्रति बेरोजगार। हाँ, बेरोजगार। तो 1 लाख रुपए कितनी महिलाओं को देंगे? कुछ फिगर तो दो हमको। हाँ ऑब्वियसली। तो इन्होंने बोला कि नहीं फिगर तो हमारे पास नहीं है। तो बोला फिर भी कितना खर्चा आएगा बता दो। एम्बिगियस। तो उन्होंने बोला कि हमारा खर्चा इस महिला और बेरोजगार वाले विषय पे 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष आएगा, 5 लाख करोड़ 5 वर्षों में। ओके। मतलब कि साल का 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ मतलब कि 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं आप। क्या देश में केवल 1 करोड़ ही मान रहे? आप मान रहे फिर 1 करोड़ गरीब और बेरोजगार है 140 करोड़ के देश में, तो बहुत ज्यादा है। अब उन्होंने बोला ये फिगर, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही जुमले। उनको भी पता है वो आने नहीं वाले सरकार में, उनको भी पता है जनता इनकी बातों को मानती नहीं है। इन्होंने जो वादे किए 200 यूनिट फ्री देने की बिजली की, हिमाचल में कहाँ दिए? बिजली के दर बढ़ा दिए। कर्नाटका में वादा किया 300 यूनिट फ्री देंगे, दर बढ़ा दिए।
अभी तेलंगाना में बोला 12,000 रुपए किसानों को देंगे, कहाँ दिया, कितने किसानों को दिया? 5 लाख रुपए स्टूडेंट्स को देंगे, कितने को दिया? इनके गठबंधन की गारंटी नहीं है, आपस में ही लगे हुए हैं। आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। वो राहुल जी बोल रहे थे कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई विजयन पर क्यों नहीं होती, केरल के मुख्यमंत्री पर। अब वैसे बोलते ईडी सीबीआई गलत काम कर रही है। वो उमर अब्दुल्ला बोलते हैं महबूबा के साथ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अधीर रंजन बोलते हैं ममता दीदी डिक्टेटर है। इनकी एक दूसरे की गारंटी नहीं, इनकी गारंटी लेने को कौन तैयार है भाई? अभी सबसे जो हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, आपने भी उसको देखा होगा, ध्रुव राठी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक नया कैंपेन चलाया हुआ है मोदी जी के खिलाफ, डिक्टेटरशिप की वीडियोस, कभी कुछ सच झूठ इस तरह का, और बहुत मतलब उनकी वीडियोस पे व्यूज़ भी आ रहे हैं। आपने उनके बारे में 1-2 बार बयान भी दिया है कहीं। तो वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, हैशटैग का कुछ ऐसा वो कैंपेन चला रहे हैं। तो वो जो भी वीडियो बना रहे हैं वो हर चीज़ फैक्ट दिखा रहे हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे, वो भी अपनी वीडियोस में वैसी ही चीज़ें बताते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी बातों से जनता इन्फ्लुएंस हो रही है और चुनाव में फर्क पड़ रहा है? पहले तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जी से समूचे विपक्ष में कोई व्यक्ति तैयार नहीं हो पाया लड़ने के लिए। तो इनका पूरा का पूरा जो इनका मुझे लगता है ये जो आशा जिसमें देख रहे हैं वो एक जर्मनी में रहने वाला यूट्यूबर है। मतलब कि पूरे विपक्ष को अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए अपने बेटे में कोई टैलेंटेड नहीं मिला, तो अब उनको जर्मनी में जो व्यक्ति रहता है, भारत में रहते भी नहीं है, उनको दिया गया है, आउटसोर्स किया गया है कि आप हमारा कम्युनिकेशन चलाओ। और उनकी वीडियोस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अपने मेन हैंडल पे डाल रहे चलाएंगे हैं। ना, हाँ, चलाएंगे, चलाते रहते हो। तो पहले अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनके जो स्पोक्स पर्सन्स बन के आते हैं, चाहे मीडिया में हो चाहे ऐसे यूट्यूब पे हो। अब देखिए उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत पहले मीडिया में थी, फिर उनको पार्टी में ले लिया, टिकट देकर चुनाव लड़वाया, हार गई, 5% वोट आया, पर चैनल में थी तो व्यूज अच्छे आते थे। हाँ जी। सुप्रिया भारद्वाज को अभी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया। हाँ। एक सुप्रिया के बदले दूसरी सुप्रिया लाई, वो भी इंडिया टुडे और बड़े बड़े चैनलों में थी, रोज उनकी बड़ी कवरेज करती थी। ऐसे मतलब हम गोदी मीडिया किसी और को बोलते, पर राहुल गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग देखी है? मीटिंग और इंटरव्यूज हाँ, भी आपने देखे देखे हैं कि वही सलाह देती थी, कैजुअल एकदम इंटरव्यू। तो वो कल तक मीडिया में थी, आज उनके साथ आ गई, व्यूज अच्छे आते थे। हाँ। सागरिका घोष जी थी, मीडिया में थी, राज्यसभा ले ली, उनके पति अभी 9 बजे डिबेट करते हैं, व्यूज अच्छे आते होंगे। लेकिन आप क्रिएटिव कंटेंट के लाइक्स पे वोट नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि जो फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो जो गवर्नमेंट की ही, चाहे हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसकी वो रिपोर्ट्स मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ, अन्नामलाई जी ने उदाहरण दिया था, इसी को कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। ओके। एक रिपोर्ट आई कि 33% बच्चियों ने अपने प्रोफेसर से शादी कर ली। 33%, अरे बाप रे, 33% बच्चियां अपने प्रोफेसर से ही शादी कर रही है। ओह गॉड, रिपोर्ट तो बहुत भयानक है ना रिपोर्ट। हाँ, ऑब्वियसली 33%। शॉकिंग। पता चला कि क्लास में 3 ही बच्चे थे, उसमें एक लड़की थी, एक लड़की ने अपने प्रोफेसर से शादी कर ली। फैक्ट क्या है? एक लड़की ने अपने प्रोफेसर से, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट समझ गए, बिल्कुल। एक लड़की ने अपने प्रोफेसर से शादी की, बताया क्या गया ध्रुव राठी जैसे लोगों के द्वारा, 33% लड़कियां अपने प्रोफेसर से शादी कर रही। यही तो नैरेटिव बिल्डिंग होता है। नैरेटिव बिल्डिंग की बीमारी का इलाज, सच का वैक्सीन। ये कितने डिक्टेटरशिप पे इनकी वीडियो बनी है। हाँ। मैं केवल एक ही चीज पूछा, एक मीम बना, बड़ा फेमस मीम टेम्पलेट है, जिसमें कि एक एंट्री करते हुए स्टेज पे कोई नाचता हुआ वो हिप हॉप सिंगर आता है, वो बड़ा फेमस है, उस पर अलग अलग लोगों के बनते हैं। बिल्कुल। ममता दीदी का किसी ने बनाया तो कोलकाता पुलिस का नीचे आ गया कि लोकेशन बताओ, और वही चीज मोदी जी का किसी ने बनाया तो मोदी जी इतने बुरे डिक्टेटर है, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि यार मजा आ गया ये देख के। ये फर्क है, हम मानते हैं डिक्टेटर वीडियो ठीक बनाया है ध्रुव राठी ने। अच्छा। हम बुरे डिक्टेटर है, अच्छे डिक्टेटर सारे उनके पास है तो उनसे हमको सीख लेनी पड़ेगी अच्छा डिक्टेटर बनना कैसे। हाँ। हालांकि हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हाँ। तो हम जनता के आदेश से चलते हैं। हाँ। वो अपने जहाँ से भी उनको आदेश आता है वहां से चलते हैं, और वो अच्छे, उनके यहाँ पे तो एक पूरी फहरिस्त है अच्छे डिक्टेटर्स की। एक और इनका विदेशी आंकड़ा चलता है, हंगर इंडेक्स। हाँ, हंगर इंडेक्स में भारत बहुत नीचे आ चुका है। वो हंगर इंडेक्स हंगर नहीं मापता, आपको पता है नहीं बात। जो ये हंगर इंडेक्स विदेश का बताते हैं ना, उस हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमसे ऊपर है।
ओके। अफगानिस्तान पाकिस्तान में कटोरा लेकर भीख मांग रहे आटे के लिए, AK-47 से गार्डिंग होती कि एक बोरी आटा कोई ले जाता तो उड़ा देते। हाँ, वो पाकिस्तान हमसे हंगर इंडेक्स में आगे है। जब यहाँ 80 करोड़ को फ्री। जिस अफगानिस्तान को हम वीट इंटरनेशनली भिजवाते हैं हाँ। ह्यूमैनिटेरियन एड के माध्यम से, हाँ। वो अफगानिस्तान हमसे आगे है। जिसको और देश जिनको हम वीट और राइस भेज रहे वो हमसे आगे हैं, हम हंगरी है। वो उनके जो ये एनालिसिस भी करने वाले विदेशी जो है हाँ। कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, प्रेस इंडेक्स गिर रहा है, हंगर इंडेक्स गिर रहा है, ये एक्चुअल जनता के बीच से किए हुए सर्वे नहीं है, ये 10 अपने चुने हुए एक्सपर्ट। वैसे ही जो कांग्रेस का जो चुनाव था ना कि भाई अपने सोनिया गांधी ने तय किया डेलीगेट्स, कौन बने? वो वोट कर रहे हैं, तो ये तय करते हैं एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट बोलते हैं हंगर बढ़ गया, एक्सपर्ट बोलते हैं डेमोक्रेसी कम हो गई, तो वो रिपोर्ट बनाते फिर मीडिया में यहाँ पे छापते। अब इन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर बात करें तो ये आंकड़े भी झूठे हैं क्या कि अगर वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 9.5 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स जहां बीजेपी की सरकार है लगभग 45 लाख से 50 लाख तक की वैकेंसीज पड़ी हैं, लेकिन भर्तियां हो नहीं रही हैं। 22 में मुझे लगता है, याद है कि मोदी जी ने ये किया था कि 10 लाख जो सरकारी नौकरी है उसको भरने का, उसमें से अधिकतम 70 हजार करके कई नौकरियां भरी गई है। पर क्या केवल हम लोग नौकरी सरकारी नौकरी ही समझते हैं, रोजगार को केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित रखने का काम कर रहे हैं क्या? अभी 2 दिन पहले, अगर 16 मई की बात हो रही है, 14 मई का 13 मई का आप देख लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कि बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 51 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए, और इसमें से अबाउट 20 करोड़ सरकारी इनिशिएटिव से थे और लगभग 30 करोड़ जो है वो क्रेडिट लिंक्ड इनिशिएटिव से। जैसे कि मैं मुद्रा लोन 44 करोड़ दिए हैं, मैं 44 करोड़ मुद्रा लोन में 4 लोन पे 1 नौकरी तो पैदा हुई। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति जिसको नौकरी लोन मिला उसने अपना कुछ नौकरी सृजन किया होगा। ओके। मैं कह रहा हूँ 4 लोन पे 1 नौकरी पकड़ो कम से कम। 4 लोन मुद्रा के लिए है, हाँ। 20,000, 25,000, 40,000, 1 लाख, जो भी फिगर है, ठीक है। तो 1 नौकरी तो पैदा होगी 4 लोन पे, 11 करोड़ तो वो हो गए रोजगार के अवसर। दूसरा EPFO का डेटा, अब ये डेटा तो फर्ज नहीं हो सकता, EPFO तो इसमें तो हम भरते हैं पैसा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। 11 करोड़ था 14 में, आज 27 करोड़, मतलब 16 करोड़। 16 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि सारी नौकरियां नई नौकरियां हुई होगी। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि उसकी पुरानी नौकरी है वो अभी पक्की फॉर्मलाइज हुई है, ऐसे करके जो एक स्टैंडर्ड है कि उसका 30% उसमें से हटा दो, 70% आप ले लो 16 करोड़ का, तो उतनी नौकरियां सृजित तो हुई है ना 18 से 25 की कैटेगरी में, एज की कैटेगरी में। चलिए वो छोड़ दो। PLFS डेटा लिया जाता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये UPA के ज़माने में 36 था, अब 56 हो गया। वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। NSSO का आप डेटा ले लो अनएम्प्लॉयमेंट पे, वो कह रहा है 3.1% पे आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है, विच इज़ लोएस्ट इन अबाउट 7 to 10 years। और बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि 70 एयरपोर्ट, अब और 70 एयरपोर्ट जुड़े, 11 किलोमीटर के रेट पे हाईवे अब 37 किलोमीटर के रेट पे बन रहा है। ये कौन बना रहा है? ये कौन बना रहा है? ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना? रेलवे स्टेशन के कायाकल्प, रोड के कायाकल्प, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इतनी भारी भरकम स्पीड से बन रहे, तो ये कौन बना रहा है? लेकिन स्टार्टअप्स 700 स्टार्टअप, अब 1 लाख स्टार्टअप। हाँ, ये बहुत बड़ा है। 4 यूनिकॉर्न, अब 125 यूनिकॉर्न। ये कहाँ, ये बिना नौकरी दिए चलेंगे क्या? लेकिन जैसे अभी आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा से जैसे मैं खुद बिलोंग करता हूँ, और कहीं ना कहीं जो मतलब आज से 10 साल पहले बीजेपी की सरकार से पहले हरियाणा का अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो बहुत ही लो था। नंबर 1 पे कहीं ना कहीं हरियाणा कई क्षेत्रों में इंडिया के स्टेट से था। लेकिन अब अगर 10 साल बाद की बात की जाए तो ये सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उस हिसाब से हरियाणा सबसे ऊपर है। मतलब कि सरकारी नौकरी पर ही पूरे प्रदेश की आबादी को नौकरियां दे सकती है क्या? ये कहीं पर भी संभव है? हम लोग को, आप क्या सरकारी नौकरी में हो क्या आज? हमको इस माइंडसेट से निकलना होगा। सरकार के पास एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे वो नौकरी मिलती है, ठीक है, पर केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी, ये मानसिकता को अभी हमको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। हमारे 1-2 हमारे निजी क्षेत्र में जो आज अवसर है, हाँ, और जो आपके पास आज इस देश में अवसर है,
वो अवसर को आपको अपना के आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकारी नौकरी ही मतलब नौकरी। माता पिता को भी ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, हमको भी ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जैसे ये अग्निवीर की जो योजना की भी हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे हरियाणा से तो बहुत ज़्यादा फौज में लोग देखिए, जाते पहले फौज तो नौकरी नहीं है केवल। सेवा है। हाँ, नहीं, हम्म। केवल इसको नौकरी नहीं देखा, ये कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम आर्मी नहीं मानी जाती, ना कोई इसको मान सकता है। ओके। ये देश की सेवा है, हम्म ठीक है। हम्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आर्मी नहीं चलती। हम्म, आर्मी का काम होता है कि भाई हम लोग जो है देश के लिए तत्पर रहें, और सैनिक जो होता है वो ये, हाँ बिल्कुल बात सही है कि आर्मी में आते हैं तो आर्मी में अलग अलग लोगों को मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पर किसी भी देश की आर्मी कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और अलग अलग आर्मी के बड़े बड़े सैनिकों ने कहा कि अगर मैं इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम देख लूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अलग अलग समय पे अलग अलग रिपोर्ट्स आई कि हमें अपनी आर्मी की एवरेज एज को नीचे लाना है, हमारी फाइटिंग फोर्स की एज को नीचे लाना है। इसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी है। कैसे उनको फाइटिंग फिट रखने के लिए एवरेज एज जो है कम एज, पहले तो यंगर एज में भर्तियां शुरू हो, जो ऑफिसर्स टू सैनिक का रेशियो है वो एक मेंटेन रहे, क्योंकि ऑफिसर्स और सैनिक जो है दोनों मिलकर एक टीम जाके लड़ती है या उसके लिए युद्ध रेडी रहती है, वो एक सारी कैलकुलेशन होती है। ये सेना का निर्णय है। सेना के बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें बैठ के एक तय किया है कि आगे हम लोगों को जिस प्रकार की वॉरफेयर करनी है, अलग अलग जो हमारी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके हिसाब से उन्होंने तय किया है। अब उनके इस निर्णय में मैं अपना ज्ञान नहीं थोप सकता हूँ, पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सैनिकों की बात है और कांग्रेस से बोलती है तो कांग्रेस बता दे कि भाई 10 वर्ष में इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद के दी, 10 वर्ष में इन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल 50 साल की पेंडिंग थी मांग, उसको पूरा नहीं किया। ओआरओपी जो मांग थी 500 करोड़ रुपए देकर चले गए। 500 करोड़ में ओआरओपी होने वाला था क्या? आज मोदी जी की सरकार है तो हजारों करोड़ रुपए ओआरओपी में हम लोग देते हैं। वन रैंक वन वन पेंशन। रैंक तरफ जैसे ना दो चीजें बहुत ज्यादा हम मानते हैं कि जय जवान जय किसान, तो हमारे जवान भी और किसान भी। तो इस तरफ जहाँ से मैं हरियाणा से आता हूँ, तो हमारे लिए सबसे श्रद्धेय लगा लो एक तरह से, ज्यादातर लोग इन्हीं ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। जय जवान जय किसान तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। हाँ जी। इन्होंने मर जवान मर किसान किया। अब इनसे पूछे, आपको मैं बताता हूँ, राजस्थान में और हरियाणा में सट्टा हुआ है। हरियाणा में बाजरा का कितना एमएसपी मिलता है, और राजस्थान में जहाँ पे बाजरा सबसे ज्यादा उगती है, 40% बाजरा हमारा वहीं से आता है, वहाँ पे एमएसपी बढ़ा के देने के बाद भी मोदी जी के द्वारा राज्य सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही थी। बाजरा के किसान निकले जब तो उनको लाठी से मारा गया। राहुल गांधी ने यूं बाहें चढ़ाते हुए कहा था 10 दिन में मैं कर्जा माफी करूंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए क्या? जमीनें नीलाम हो गई राजस्थान में। कांग्रेस जब निकली सेंटर की गवर्नमेंट से तो 25,000 करोड़ एग्रीकल्चर बजट था, आज 1,25,000 करोड़ बजट है। कांग्रेस ने 5 साल की अवधि में लगभग 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की केवल गेहूं और धान की बात कर रहा हूँ, इसकी एमएसपी पे खरीद की। आज 11 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद हुई। कांग्रेस ने कुछ हजार टन पल्सेस की खरीद की। आज 79 टाइम्स ज्यादा पल्सेस दाल की खरीद की गई है मोदी जी के जमाने में। हर क्रॉप का हमने एमएसपी बढ़ाया है। कांग्रेस को एमएसपी से इतना प्यार है, किसानों से इतना प्यार है। केरल में एमएसपी नहीं मिलती, केरल में एमएसपी है। एपीएमसी एक्ट नहीं है केरल में। ओके। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट केरल में लागू नहीं है। ये तो काला कानून था ना, इसमें बदलाव लाना। हाँ। ये एक्ट ही नहीं है वहां पे, ये काला कानून नहीं। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? एपीएमसी रद्द करेंगे, एसेंशियल कमोडिटी रद्द करेंगे। तो किसानों को इतना मतलब बहकाया गया है या भड़काया बिल के किसानों को ऊपर? तो मैं नहीं समझता भड़काया गया। हमारे किसान बहुत समझदार है। वो सारे अड़तियों के आंदोलन के बाद चुनाव हुए तो चुनाव में नतीजे आ गए सामने। मुझे नहीं लगता किसान बहक सकते हैं। तो सर अगला मेरा सवाल था आपसे कि हम अब बात करते हैं करप्शन की, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात करें करप्शन की बात तो ऐसा हो नहीं सकता। पहला तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा उठा था, 20,000 करोड़ नहीं मतलब 12,000 करोड़ का ये मुद्दा था, सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिले हैं।
और दूसरा ईडी और जो सीबीआई हैं उनको ये माना गया है कि कहीं ना कहीं जब भी कोई एमएलए या एमपी मानता नहीं है उसके यहाँ पे ईडी है उसकी रेड पड़ जाती है। और केजरीवाल वाला भी जो अभी हाल फिलहाल मुद्दा चल रहा है उसमें भी बहुत बातें उठी हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि इनका उपयोग किया जा रहा है यानी दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी और सीबीआई का। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था से पहले हम्म, चुनाव में खर्च होता था। हाँ जी। कैसे होता था? पूरा ब्लैक और पूरा कैश। हम्म, उस समय एक लिमिट ये भी थी कि 20,000 तक का पार्टी को जो डोनेशन जाता था कैश में, उसका कोई अकाउंट नहीं था। 20,000 से ऊपर का अकाउंट होता था। फिर एक रिफॉर्म की रिपोर्ट आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था लानी है हम्म, जिससे कि कैश कंपोनेंट को हटाकर वाइट कंपोनेंट, चेक कंपोनेंट को लाया जाए। हम्म, और मोदी जी ने 20,000 की जो सीमा थी उसको 2,000 कर दिया। ठीक मतलब अब 2,000 से ऊपर कैश डोनेशन होती है है। तो दिखाना पड़ता है पार्टी। हम्म, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था ऐसी हुई हम्म, जो पार्लियामेंट में पारित हुई, सर्वसम्मति से पारित हुई, वो ये जी। थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना एसबीआई बैंक से है, मतलब कि वाइट में ही खरीदा जा सकता है। हम्म, वाइट आ गया वहाँ पे। हम्म, पार्टी को वो बॉन्ड एक बैंक खाते में ही मिलेगा, हम्म, मतलब पार्टी को पैसा वाइट में मिलेगा। हम्म, निश्चित रूप से बैंक से पैसा वाइट में मिलेगा पार्टी को, तो पार्टी को भी वाइट में ही खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, पता भी चलेगा। पार्टी को डिस्क्लोज करना है कि वो किसने उसको बॉन्ड दिया है नहीं किया, उसके ऊपर विवेक पे रखा है। बैंक डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो डोनर्स थे उनकी एक समस्या थी कि मान लो कि भाई हमने डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने कांग्रेस को दिया है तो मुझे ये परेशान करे, मैंने बीजेपी को दिया है तो मुझे वो परेशान करे। लेकिन सीरियल नंबर तो मैं बता रहा हूँ, सीरियल नंबर का ऊपर भी आएंगे। आप अपना वोट करते हो, आप सुरक्षित इलाके में हो, तब तो आप अपना वोट घोषित कर सकते हो कि मैंने यार इसको देकर आ गया। मान लो बंगाल जैसी जगह पे आप वोट बताओगे किसको दिए? अभी पीछे लात भी मारी थी, एक दो लोगों को पीटा भी गया था। काटे भी जाएंगे, बंगाल में तो काटे जाते लोग। तो जब आपको भी पता है कि वोट बताने पे समस्या हो सकती है तो डोनर्स को भी मन में चिंता होती है कि भाई मैंने बता दिया कि मैंने फलानी पार्टी को दिया है। देखो, कंपनी जो बॉन्ड खरीदती है उसको अपने अकाउंट में तो बताना है। हाँ जी। तो वाइट में ही खरीद रहा है और वाइट में पूरा अकाउंट से ही हो रहा है और अकाउंट से ही दे रहा है और अकाउंट से ही पार्टी ले रही है। ट्रांसपेरेंसी उस लिहाज से है, वाइट से है। पहले कैश था, उसमें तो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं था। बिल्कुल। अब आते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को ज्यादा मिले या किसी को, हमारी सीटें भी तो ज्यादा है, हमारी सरकारें भी ज्यादा है। 303 सीट वाली पार्टी, 18 राज्यों में सरकार और केंद्र की सरकार वाली पार्टी को 8,000 करोड़ मिले और 242 बाकी जिनकी पार्टी है उनको 7,000 करोड़ मिले। वो तो वैसे कई पार्टियों में बट भी गए वैसे। भाई वैसे थोड़ी देखोगे आप अलायंस से देखो, फिर एनडीए वर्सेस इंडी देखो। वैसे तो इंडी करते हो ना। अच्छा, हमारे पर स्टेट को 700-800 करोड़ का मिला है। बंगाल में एक सरकार है तृणमूल की, 1100, 1200, 1300, 1600 करोड़। 1600 करोड़। हाँ। तो वो चंदा सातवें क्या हमारा चंदा होगा ही है क्या? क्योंकि राज्य सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट देती है, राज्य सरकार भी परमिशन देती है, राज्य सरकार की भी पुलिस है। ईडी सीबीआई वाला आप कब इसी पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे। हाँ। 3,000 कंपनी ने बॉन्ड दिया, उसमें से 30 कंपनी या कुछ थी, 30 या 16 कंपनी, मुझे नंबर फिगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है, 30 या 16 कंपनी थी जिसपे ईडी सीबीआई का केस चल रहा था, जिन्होंने 21 हाँ 21 कंपनीज थी जिसका 3,000 में से 21 कंपनी जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का केस चल रहा था। हाँ। उन 21 कंपनी जिसने बॉन्ड खरीदा जिसपे ईडी सीबीआई का केस था, उनके 37% बॉन्ड बीजेपी को आए। अच्छा, 37। ठीक। 63% किसको गए? ओके, ये डेटा मतलब कैसे? ये डेटा उसी स्टोरी में है। अच्छा, नैरेटिव का मैंने आपको पहले समझाया ना, Got it. 33% ऑफ वुमेन हैव मैरिड देयर प्रोफेसर। प्रोफेसर्स। ये इंडियन एक्सप्रेस की मैं कहूंगा बदमाशी, मुझे तो डर नहीं है, बदमाशी देखो, उन्होंने लिखा 37% हैव गिवन टू बीजेपी। अरे भाई 63% ने नॉन बीजेपी को दिया, मतलब उनको ईडीसीबीआई का डर नहीं है क्या? ईडीसीबीआई का डर होता तो एक भी रुपया जाता क्या किसी और को जिसपे केस चल रहा है उसको? अच्छा, इसमें एक एग्जांपल तो कैसा ये चिल्लाते कांग्रेस वाले, इन्होंने शुरुआत में चिल्लाया कि
लॉटरी किंग से इनको चंदा मिला है, लॉटरी किंग से। फ्यूचर गेमिंग Future का Gaming। 1400 करोड़ में से 1300 करोड़ डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस को मिला। और लॉटरी का धंधा यूपी बिहार में थोड़ी है, लॉटरी का धंधा बंगाल और तमिलनाडु में है, केरला में है। उसमें तो अभिषेक सिंह भी अपियर भी हुए उनके लिए, सैंटियागो मार्टिन। Yeah। ये आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, A1 साइकिल से हमको मिला है, A1 साइकिल का चंदा इनको मिला था। ओके, तो ये फैक्ट थोड़े तोड़ मरोड़ के पेश किए गए एक पूरा तरीके से। तोड़ मरोड़ के भाई, नैरेटिव, हम्म, ट्रूथ एंड नैरेटिव। हाँ, ट्रूथ मैंने आपको बताया, नैरेटिव उनका है। आप उनसे पूछिए अब, एक तो इतना बड़ा झूठ, यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद पे रेड हुई और उसके बाद चंदा मोदी को दिया गया। पता चला कांग्रेस जिस यशोदा हॉस्पिटल की बात करी थी वो गाजियाबाद में नहीं था, जिस यशोदा हॉस्पिटल ने बॉन्ड खरीदा था जो हमें नहीं मिला था वो हैदराबाद का था और उसने इन्हीं लोगों को दिया था। ओके, पर कुछ भी बोल के निकल जाना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सवाल कोई पूछता नहीं। हाँ, फिर उसको जब डिबेट में काउंटर करते हैं तब इतना मौका भी नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे तो हाँ, लंबी चर्चा आप सुनने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल, आप मानसिकता के साथ नहीं बैठे हैं, वो हाँ। तो पूर्वग्रहित मानसिकता से साथ बैठते हैं कुछ पत्रकार। क्योंकि आम जनता के एक तरीके से सवाल बन जाते हैं फिर कि अगर ऐसा है तो हम मैं अब करेंगे। एक और सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। हाँ जी, अब इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म कर दिया, इसमें सुधार किया जा सकता है, हाँ जी, सुधार के बदले सुप्रीम कोर्ट ने खत्म ही कर दिया। अब कैसे हो रहा है चुनाव का लेना देना? कैश पकड़े जा रहे हैं जगह जगह। ये व्यवस्था बेटर थी कि वो? सही बात है, मैं जनता के विवेक पे छोड़, ठीक है। पर एक एग्जाम्पल मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं कि अगर हम मिसयूज करते हैं ईडी सीबीआई का। तो ये सुनिए चन्नी जी का कल का बयान। शराब ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। कल का बयान है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि ये शराब घोटाले का मास्टर। चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, इनके प्रत्याशी है कांग्रेस। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा ईडी सीबीआई का केस होना चाहिए केजरीवाल के शराब घोटाले पर, मुखर होकर कांग्रेस दिल्ली की बोलती थी। ईडी सीबीआई पर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है उसको नहीं मानना है, पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड पे मानना है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चंडीगढ़ पे मानना है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को संजय सिंह पे मानना है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मनीष सिसोदिया पे क्यों नहीं मानना? उन्होंने कहा कि भाई ये बेल नहीं मिलेगी इसको, 338 करोड़ का मनी टेल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी सीबीआई जो है वो सही काम कर रही है, इसके ऊपर आप लोग 14 पार्टियां हैं, नहीं मिल सकती राहत। तो चयनात्मक रूप से हमको कार्रवाई माननी है, चयनात्मक रूप से चुप हो जाना। और मैं जानता हूँ आप उत्सुक है 3-4 एग्जाम्पल देने के लिए, उसके आएंगे, उस पर भी पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। ईडी सीबीआई की बात छोड़ो, लालू प्रसाद कन्विक्टेड है, हाँ, एक नहीं 5 बार, बिल्कुल 5 बार। पहली बार कन्विक्शन कब हुई पता है? 2013। उन्हीं के उसमें 97 में पहली बार जेल, जेएमएम 1990 में कन्विक्टेड, डीएमके के मंत्री 2012-13 में जेल गए, सपा पे पहली बार केस 2007 में, कॉमनवेल्थ घोटाला 2010 में। ये सब आप ही के जमाने के 2G 3G घोटाले हैं। बिल्कुल। तो तब ईडी सीबीआई, अब ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। सिर्फ 3% केस पॉलिटिशियन, 97% केस ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन इन पे। लेकिन मुझे एक बात टारगेट कैसे हो रहा है कोई? एक बात समझ नहीं आ रही, केजरीवाल जी को लेकर ना एक बड़ा सोशल मीडिया पे बयान भी चल रहा है कि बीबीसी ने इंटरव्यू लिया था एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का। उन्होंने आज से 10 महीने पहले ये प्रेडिक्ट किया था जैसे ही चुनाव आएंगे केजरीवाल 100% अरेस्ट होगा। तो ये एकदम से जब सत्यपाल मलिक एक बंद घड़ी की तरह है, बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बता सकती है। हाँ, तो 500 चीजें मार्केट में छोड़ते हैं, उसमें से एक चीज जो वो वही है ना कि तुक्का लगा तो तीर है, दूध फटा तो पनीर है। उन्होंने सत्यपाल मलिक जी की बात को कितना विश्वसनीयता से लेते हैं। उनका तो जब वो 370 हटा तब वो स्वागत कर रहे थे, गवर्नर थे तब वो कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मोदी जी में सारे गुण दिख रहे थे। अब उनको सारे निर्गुण दिख रहे हैं उनको। और यही सत्यपाल मलिक ने क्या बोला था कि यूपी में से हट जाएंगे ये लोग, यूपी हार रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव की प्रेडिक्शन की थी ना। बहुत बड़ा। तो बहुत लेट हो चुके हैं हम और बहुत ज्यादा समय हमने ले लिया, कीमती समय शहजाद पूनावाला जी का। तो सवाल नहीं। तो कोई मुझसे भी सवाल पूछता था ना बीजेपी को लेके, तो मेरे मन में भी यही डाउट्स कह लो या सवाल कह लो, फैक्ट्स कह लो, कुछ भी कह लो। तो आज आपसे बात करके मुझे इतनी क्लैरिटी मिली है चीजों को लेके
तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहा होगा डेफिनेटली उसको भी क्लैरिटी मिलेगी। और जाते जाते आप एक युवाओं के लिए ये बात ज़रूर बता के जाइए कि जो परिवारवाद से हमने शुरुआत की थी पॉडकास्ट की, कि परिवारवाद चल रहा है, तो आज का युवा अगर मेरे जैसा मान लो मैं पॉलिटिक्स अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो हमारे लिए कहाँ वो रास्ते खुले हैं और क्या हमें जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्या हमें एक करियर या एक स्कोप जो है वो दिख सकता है हमारे लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से नरेंद्र मोदी और बहुत छोटे तरीके से मैं हूँ। 2014 से पहले भी हमारे देश में डेमोक्रेसी थी, पर डेमोक्रेसी एक क्लब कल्चर की तरह थी कि किसी के परिवार से ही कोई बन सकता है, कोई बड़ा परिवार का लॉबी हो तभी उसको पद्मश्री मिल सकता है, कोई बड़े परिवार का हाथ हो तो राष्ट्रपति बन सकता है। आज 2014 के बाद चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री, पद्म अवार्ड जिन लोगों को मिलता है जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, और आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति के समाज का बेटा रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति। तो पीपल्स पार्लियामेंट, पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, पीपल्स पद्मा एंड पीपल्स प्रेसिडेंट, क्लब डेमोक्रेसी से पीपल्स डेमोक्रेसी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये बीजेपी में ही मुमकिन है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किसके बेटे या बेटी हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप देश के बेटे और बेटी के लिए क्या करना चाहते हो। सोनिया जी, लालू जी, मुलायम जी, स्टालिन जी सब अपने बेटा बेटी को स्थापित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी या योगी जी या कोई और आप देख लीजिए, कोई किसी के अपने बेटे को स्थापित करने के लिए नहीं है, देश के बेटे और बेटी को स्थापित करने के लिए है। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी सूची देखिए 80 से लेकर 2024 तक, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बंगारू लक्ष्मण जी, या उससे पहले जनकृष्ण मूर्ति जी, वेंकैया नायडू जी, ना कोई किसी का बाप ना कोई किसी का बेटा। नड्डा जी के बाद उनके बेटे नहीं बनने वाले, अमित शाह जी के बच्चे नहीं बनने वाले, मोदी जी का तो खैर है ही नहीं कोई बेटा बेटी। बिल्कुल, तो कोई भी बन सकता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो बीजेपी एकमात्र ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर युवा को परफॉर्मेंस, परिवार के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर आगे बढ़ने का रास्ता है। और यही मॉडल हम लोग, टेम्पलेट हम लोग देश के लिए भी अपनाते हैं। इसीलिए युवाओं को केवल एक ही सलाह है कि जलपान से पहले मतदान, और मतदान भी सही जगह करिए, क्योंकि देखिए कमल माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का वाहन है। हाँ, और रामलला, विष्णु, रामलला तो मैंने बता ही दिया। हाँ, तो कमल जहाँ जहाँ संस्कृति है, जहाँ सभ्यता है, जहाँ संपन्नता है, जहाँ शिक्षा है, वहाँ कमल है। तो ये चुनाव ये हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों ने स्थापित किया है। तो ये पूरी चुनाव की बात नहीं है, ये एक दृष्टिकोण की बात है और देश के भविष्य की बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा चौड़ा इस हाँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप और बढ़ो, मास्टर जी की बैठक को भी और भी बढ़ाएं। और भी यहाँ पे जो मुझे लगता है विद्यार्थी हैं, हाँ, और जो नोटी नोटी विद्यार्थी उनको ही बुलाओ, अच्छे अच्छे विद्यार्थी को केवल बुला के काम नहीं चलेगा। जो जेल रिटर्न विद्यार्थी हैं उनको भी हम बुलाइए। समझ रहे हैं आपका ये इशारे। नहीं, हार्वर्ड रिटर्न, ऑक्सफोर्ड रिटर्न एक बड़ी बात है, अब जेल रिटर्न बड़ा क्लब बन चुका है भाई। लालू जी जेल रिटर्न, केजरीवाल जेल रिटर्न, तो इनको भी बुलाइए, इनको भी बैठाइए, थोड़ा सवाल जवाब कीजिए। थैंक यू, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।